जैसे ही बाई ने कक्षा में कदम रखा, शोर शराबा काफी कम हो गया। उसकी नजरें एक सटीक स्कैनर की तरह थीं, जिसने पल भर में कक्षा के माहौल को भांप लिया और कुछ खास जगहों पर जरा ठहरी। खिड़की के पास 3 लड़कियां वो बैठी थीं, झू झू किंग, निंग रोंग रोंग और शियाओ वो। झू झू किंग हमेशा की तरह कसी हुई काली पोशाक में थी, जो उसके सुडौल और आकर्षक शरीर को उभार रही थी। वह एकदम सीधी बैठी थी, चेहरा शांत ठंडा था और आंखें खिड़की के बाहर देख रही थीं, मानो विचारों में खोई हों। लेकिन उसके कड़े होंठ और खिंची हुई भौहें उसके भीतर की किसी चिंता और लगन को बयां कर रही थीं। वहीं निंग रोंग रोंग हल्के नीले रंग की लंबी पोशाक पहनकर शालीनता से बैठी थी। उसके हरे स्लैश रेशमी बाल कंधों पर ढलके हुए थे और वह अपने अभिजात अंदाज में उत्सुकता से अंदर आते बैठी बे ए को देख रही थी। शियाओ वो गुलाबी पोशाक पहने हुए थी और उसकी लंबी छोटी सीने पर झूल रही थी। वह हथेली पर ठुड्डी टिकाए अपनी बड़ी बड़ी चंचल आंखों को घुमाते हुए कभी नए शिक्षक को देखती तो कभी अपनी दोनों सहेलियों को। उसके चेहरे पर एक चुलबुली मुस्कान थी। नियम के मुताबिक 30वें स्तर से ऊपर की सोल मास्टर होने के कारण शियाओ वो को सीनियर क्लास में होना चाहिए था, लेकिन झू झू किंग और निंग रोंग रोंग से उसकी गहरी दोस्ती थी। वे तीनों श्रेक एकेडमी से एक साथ नानबा अकादमी आई थीं, इसलिए साथ बैठकर पढ़ना स्वाभाविक ही था। ये बात समझ गया, जिससे उसके लिए काम और आसान हो गया। इसके बाद वह पोडियम के पीछे पहुंचा और अपने पाठ योजना पत्र रखे। वह तुरंत कुछ नहीं बोला, उसने बस एक शांत नजर पूरे क्लास पर डाली। उस नजर में कोई सख्ती नहीं थी, फिर भी एक अनदेखा दबाव था, जिसने बची कुची कानाफूसी को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। सभी छात्र अनजाने में ही अपनी पीठ सीधी करके बैठ गए। मेरा नाम बाई ई है। आज से मैं आपकी क्लास का कॉम्बैट बेसिक्स और सोल पावर एप्लीकेशन विषय संभालूंगा। एक साधारण से परिचय के बाद उसने आम शिक्षकों की तरह जटिल सिद्धांतों या इतिहास को समझाना शुरू नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की। मेरी क्लास में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, शक्तिशाली बनना। बाई की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें एक अटल संकल्प और ताकत थी। सोल मास्टर्स की दुनिया का असली सार सिर्फ ताकत और कमजोरी का खेल है। सैद्धांतिक ज्ञान, युद्ध नीतियां, ये सब कुछ अंततः केवल एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए है, अधिक शक्तिशाली बनना। ये शब्द बिल्कुल सीधे और कठोर थे, लेकिन इन्होंने वहां मौजूद कई युवा सोल मास्टर्स के भीतर छिपी सबसे बुनियादी चाहत को छू लिया। कई छात्रों की आंखें चमक उठीं। बाई ने तुरंत ध्यान दिया कि खिड़की के पास बैठी झू झू किंग की भटकती हुई नजरें अचानक उसी पर टिक गई थीं। उसकी शांत और ठंडी बैंगनी आंखों में एक साफ लौ जलने लगी थी। हाँ, शक्तिशाली बनना, यही उसकी सबसे सीधी और अति आवश्यक इच्छा थी। झू परिवार के सदस्य के रूप में उसका संकट और अपनी किस्मत से उसका संघर्ष ही था, जिसने उसे भीतर ताकत पाने के लिए दूसरों से कहीं ज्यादा जुनून भर दिया था। शक्तिशाली बनने के कई तरीके हैं। सोल पावर लेवल को बढ़ाना, अधिक शक्तिशाली सोल रिंग्स और सोल स्किल्स हासिल करना, ये सब तो बुनियादी बातें हैं। बाई ए ने इस तरह सहज भाव से आगे कहा, मानो किसी आम सच्चाई का जिक्र कर रहा हो। लेकिन इसके अलावा एक और बुनियादी नींव है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी वो बेहद महत्वपूर्ण है, आपका शारीरिक ढांचा। एक मजबूत शरीर का मतलब है सोल पावर को संभालने की अधिक क्षमता, तेजी से सोल पावर रिकवर होना, बेहतर सहन शक्ति, तेज प्रतिक्रिया, और यहां तक कि यह इस बात पर भी असर डालता है कि आप किस स्तर की सोल रिंग को अवशोषित कर सकते हैं तथा उच्च आयु वाली सोल रिंग्स को सफलता से अवशोषित करने की संभावना। हालांकि अपने शरीर को निखारना, विशेष रूप से अपने समान स्तर के अन्य लोगों से कई गुना अधिक खौफनाक शारीरिक क्षमता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए विशेष तरीकों, अत्यधिक प्रयास और यहां तक कि आम लोगों की कल्पना से परे दर्द को सहन करने की आवश्यकता होती है। इन बातों ने शारीरिक क्षमता के महत्व को एक अद्भुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया था और साथ ही यह इशारा भी कर दिया कि उसके पास इसकी कोई विशेष तकनीक मौजूद है। ये सुनते हुए झू झू किंग की आंखों में जलती ज्वाला और तीव्र हो गई। यहां तक कि उसके पास बैठी शियाओ वो और निंग रोंग रोंग के चेहरे पर भी ध्यान से सुनने के भाव आ गए। बेशक बाई के लहजे का अंदाज फिर बदला और उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी मुस्कान उभरी। एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर का निर्माण करने वाली वह असली गुप्त तकनीक मेरी सबसे खास धरोहर है, जो मैं केवल अपने सच्चे शिष्य को ही सिखाऊंगा। उसने यहां जानबूझकर थोड़ा विराम लिया और उसकी नजरें जाने अनजाने झू झू किंग पर से गुजरी। उसने देखा कि झू झू किंग की पतली उंगलियां अनजाने में थोड़ी भींच गई थीं। हालांकि बाई का लहजा थोड़ा नरम हुआ। आपको कुछ बुनियादी और प्रभावी शुरुआती तरीके सिखाना जो शरीर को मजबूत बना सकें। एक कॉम्बैट टीचर होने के नाते यह मेरा फर्ज है। कम से कम इससे आपके समान स्तर के बाकी सोल मास्टर्स की तुलना में आपकी शारीरिक नींव अधिक मजबूत होगी और भविष्य की क्षमताएं बढ़ेंगी। पहले दूरी बनाना और फिर उम्मीद जगाना। बाई ए इस रणनीति में माहिर था। वह अपने लिए एक ऐसी छवि गढ़ना चाहता था जो गुप्त विद्याओं का स्वामी, अत्यधिक शक्तिशाली, लेकिन नियमों का कड़ा पालन करने वाला उस्ताद हो। साथ ही उसने सभी छात्रों के सामने एक ऐसा लाभ रख दिया था जिसे वे आसानी से हासिल कर सकते थे। अब जब आधार तैयार हो चुका था, बाई ने आग में थोड़ा और घी डालने का फैसला किया ताकि ध्यान सीधे मुख्य लक्ष्य की ओर केंद्रित हो सके। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, व्यावहारिक अनुभव ही असली ज्ञान देता है। वह व्याख्यान मंच से नीचे उतरकर कक्षा के आगे बने अभ्यास के खुले मैदान में आ गया। शरीर को तराशने का असली मतलब है अपने शरीर को सामान्य सीमा से परे के दबाव, झटकों या विषम परिस्थितियों में डालना, ताकि उस दबाव का सामना करते हुए और ढलते हुए सीमाओं को तोड़ा जा सके। आज मैं एक बेहद सीधे तरीके से आप सभी को यह अनुभव कराऊंगा कि दबाव का शरीर पर क्या असर पड़ता है। ये कहते हुए उसकी नजरें बिल्कुल सटीक तरीके से झू झू किंग पर जा टिकीं। झू झू किंग, बाई ई ने शांत आवाज में उसका नाम पुकारा। कल हमारी मुलाकात हुई थी, इसलिए मैं जानता हूं कि तुम एक अजाइल अटैक टाइप और सोल मास्टर हो। इस तरह के योद्धा के लिए शारीरिक मजबूती, लचीलापन और विस्फोटक ताकत बेहद जरूरी होती है। क्या तुम आगे आकर अपना मार्शल सोल प्रकट करके इस छोटे से प्रदर्शन में मेरा सहयोग करोगी? बेफिक्र रहो, मैं अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण रखूंगा। अचानक अपना नाम पुकारे जाने पर झू झू किंग जरा सा हिचकिचाई, लेकिन उसका स्वभाव शांत और दृढ़ था, इसलिए उसने चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आने दी। निंग रोंग रोंग और शियाओ वो की उत्सुकता और प्रोत्साहन भरी निगाहों के बीच वह खड़ी हुई और मैदान में आ गई। अपना मार्शल सोल प्रकट करो, बाई ने कहा। झू झू किंग ने सिर हिलाया। उसकी सोल पावर उमड़ने लगी और उसके पैरों के नीचे से 2 चमकीली पीली सोल रिंग्स ऊपर उठी। उसके शरीर में हल्के बदलाव आने शुरू ही हुए थे। उसके कान तीखे हो गए, आंखों की पुतलियां बिल्ली जैसी पतली और खड़ी रेखा में बदल गईं और दोनों हाथों से धारदार पंजे बाहर निकल आए। उसका पूरा व्यक्तित्व बेहद पैना और फुर्तीला हो गया। यही उसका मार्शल सोल हेल कैट था। बाई ई उससे 3 कदम की दूरी पर खड़ा था। उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छे, अब इसका विरोध मत करना, बस इसे गहराई से महसूस करना। इतना कहते ही बाई की आंखों में एक चमक उभरी। उसने कोई सोल रिंग प्रकट नहीं की, बस अपने बर्फ अग्नि वेधक भाला मार्शल सोल से ध्यान केंद्रित किया। उसके केंद्र से एक अदृश्य लेकिन दिल दहला देने वाला क्षेत्र चुपचाप फैलने लगा। ये कोई सोल पावर का सीधा दबाव नहीं था, बल्कि परम बर्फ और परम अग्नि का प्रभाव था। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी, दो बिल्कुल विपरीत लेकिन बेहद हावी आभाएं एक अदृश्य लहर की तरह धीरे-धीरे झू झू किंग को घेरने लगी। ये कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि आइस एंड फायर इन यांग वेल में तपे हुए उसके मार्शल सोल के मूल तत्वों से पैदा हुआ पर्यावरणीय दबाव था। जैसे ही यह आभा झू झू किंग तक पहुंची, उसका शरीर कांप उठा। ठंड, ऐसा लगा मानो उसे अचानक लाखों साल पुरानी बर्फ की गुफा में फेंक दिया गया हो। जमा देने वाली हवा उसकी हड्डियों और खून तक पहुंच रही थी। यहां तक कि उसकी हेल कैट मार्शल सोल से मिली तेजी और फुर्ती भी जमती हुई महसूस हो रही थी। गर्मी, ठीक उसी पल लावा जैसी दूसरी खौलती हुई आभा आ पहुंची, मानो वह किसी भट्टी के पास खड़ी हो। उसकी त्वचा पर झुलसने जैसी चुभन होने लगी, खून उबलने लगा और सोल पावर का बहाव रुक-रुक कर होने लगा। बर्फ और आग का मिला-जुला यह द्वंद्व उसके शरीर के अंदर तेजी से टकराने और खिंचाव पैदा करने लगा, जिससे किसी एक तत्व की तुलना में कई गुना ज्यादा दर्द होने लगा। उसका शरीर अनजाने में ही कांपने और सिकुड़ने लगा। उसकी सोल पावर खुद ब खुद इसका बचाव करने के लिए सक्रिय होने लगी, लेकिन बैले ने पहले ही मना किया था कि विरोध मत करना, और यह दबाव सीधे हमला करने के बजाय बस उसे घेर कर अंदर तक समा रहा था। ओह,
झू झुकिंग ने अपने दांत भींचते हुए एक दबी हुई दर्द भरी आवाज निकाली। उसका शांत चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उसकी बिल्ली जैसी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और शरीर बिना नियंत्रण के हल्का सा डगमगाने लगा। वह केवल अपनी जिद्दी और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही मुश्किल से सीधी खड़ी रह सकी। वह साफ महसूस कर सकती थी कि बर्फ और आग के इस दोहरे दबाव में उसके शरीर की हर मांसपेशी, हर नस, यहाँ तक कि हर एक कोशिका भी एक भयानक तनाव सहन कर रही थी। ये केवल शारीरिक दर्द नहीं था, बल्कि एक मानसिक पीड़ा भी थी। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी उसकी चेतना पर बार-बार हमला कर रही थी, जिससे उसे चक्कर आने लगा और ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव हो गया। कक्षा में सन्नाटा छा गया था। सभी छात्र सांस रोककर देख रहे थे। झू झुकिंग के अचानक पीले पड़े चेहरे और दर्द सहने के उसके हाव-भाव देखकर वे दंग रह गए थे। निंग रोंगरोंग ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और शियाओ के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गईं। महज 10 सेकंड भी नहीं बीते थे कि झू झुकिंग के मुंह से दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसका शरीर कांप उठा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। यहाँ तक कि उसकी हेलकैट मार्शल सोल का रूप भी धुंधला पड़ने लगा। उसका मार्शल सोल रूप अस्थिर होने लगा और सोल पावर का बहाव बिगड़ गया। वह तेजी से सांसें ले रही थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और पसीने ने उसके माथे के काले बालों को भिगो दिया था। बाई ई ने सही समय पर बर्फ और आग के दबाव को वापस खींच लिया। वह दम घुटने वाला दर्द तुरंत लहर की तरह पीछे हट गया, लेकिन शरीर में बची कुछ ठंड और जलन और थकान भरी कमजोरी के कारण झू झुकिंग तुरंत खड़ी नहीं हो सकी। बाई ए उसके सामने आया और ऊपर से उसकी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उसने शांत लहजे में मूल्यांकन किया। पहली बार में लगभग 10 सेकंड तक टिके रहना और अनजाने में सोल पावर से मुकाबला न करते हुए केवल शारीरिक क्षमता से इसे सहना तुम्हारी इच्छा शक्ति और शारीरिक नींव ठीक-ठाक है। उसने बहुत अच्छी नहीं कहा और न ही कोई सांत्वना दी, बस एक योग्यता के तथ्य को बयान किया। लेकिन ऐसा खौफनाक तरीका दिखाने वाले शिक्षक के मुंह से निकला यह ठीक-ठाक शब्द अपने आप में एक बड़ा मायने रखता था। झू झुकिंग की सांसें थोड़ी स्थिर हुईं। उसने सिर उठाकर बाई की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, केवल गहरा प्रभाव और एक जिद्दी लालसा बची थी। बर्फ और आग के उस खौफनाक दबाव को खुद महसूस करने के बाद उसे धुंधला सा एहसास हो गया था कि अगर सही तरीके से लंबे समय तक इस दबाव में शरीर को तपाया जाए तो शारीरिक क्षमता सचमुच अद्भुत गति से बढ़ सकती है। बाई ने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देकर उठाया। जब उसका हाथ झू झुकिंग की ठंडी और पसीने से भीगी कलाई से लगा तो वह उसकी मांसपेशियों में हल्की कंपन महसूस कर सकता था। ये तो बस दबाव का पहला शुरुआती अनुभव था। असली अभ्यास इससे कहीं ज्यादा जटिल और बारीक होता है और इसमें धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। बाई ने अपना हाथ छोड़ दिया। उसकी आवाज अब भी स्थिर थी। अपनी सीट पर वापस जाओ और अभी जो महसूस किया है उस पर गहराई से ध्यान दो। याद रखो कि शरीर के अपनी चरम सीमा तक दबने और उस सीमा के किनारे संघर्ष करने का एहसास ही रुकावटों को तोड़ने की शुरुआत है। झू झुकिंग ने बाई की ओर एक गहरी नजर डाली। बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी सीट पर वापस लौट गई। निंग रोंगरोंग और शियाओ वो ने तुरंत चिंता जताते हुए धीमी आवाज में उससे हालचाल पूछा, लेकिन उसने बस अपना सिर हिला दिया। हालांकि उसकी नजरें अनजाने में ही फिर से व्याख्यान मंच के सामने खड़े उस व्यक्तित्व पर जा टिकी। भाई ने अब उसकी ओर न देखकर पूरी कक्षा का सामना किया, मानो अभी जो हुआ वह कक्षा का एक साधारण सा प्रदर्शन भर था। अभी झू झुकिंग ने जो महसूस किया वह दो चरम तत्वों वाले वातावरण द्वारा शरीर पर पड़ने वाला दबाव था। वास्तविक युद्ध में आपका सामना कई तरह की विषम परिस्थितियों और ऐसे विरोधियों से हो सकता है जिनके तत्व आपके विरुद्ध हों। ऐसे में एक मजबूत शारीरिक नींव और ढलने की क्षमता आपके जीवित रहने और जीतने की संभावनाओं को बेहद बढ़ा देती है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका होमवर्क यह है, घर जाकर बिना सोल पावर का उपयोग किए अपने शरीर को शारीरिक सहन शक्ति की चरम सीमा तक ले जाने वाला अभ्यास करें। जब शरीर अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचे तो उस एहसास को ध्यान से महसूस करें और उसे दर्ज करें। कल की क्लास में मैं इसकी जांच करूंगा। बिना समय गंवाए उसने साफ सुथरे अंदाज में क्लास समाप्त होने की घोषणा की, अपनी पाठ योजना उठाई और मुड़कर कक्षा से बाहर निकल गया। पीछे छूट गए कक्षा के वे छात्र जिनके मन में हलचल मच चुकी थी और जो आपस में चर्चा करने लगे थे। झू झुकिंग बाई के जाते हुए साय को गहराई से देखती रही। अगले कुछ दिनों में बाई का नाम लांबा अकादमी में और भी बड़ी तरंगे पैदा करने लगा। उसकी पढ़ाई जाने वाली कॉम्बैट बेसिक्स और सोल पावर एप्लीकेशन की क्लास ने शक्तिशाली बनने के सीधे सिद्धांतों और बर्फ अग्नि के अनोखे व प्रभावी दबाव वाले तरीके के कारण छात्रों के बीच तेजी से अपनी पहचान बना ली। विशेष रूप से खौफनाक शारीरिक क्षमता का निर्माण करने वाली उसकी गुप्त तकनीक के दावे ने उसकी छवि पर एक रहस्यमयी और शक्तिशाली आवरण चढ़ा दिया था। क्लास के दौरान बाई समय समय पर कुछ छात्रों को चुनता और उन्हें थोड़े समय के लिए उस दबाव का अनुभव कराता, उस बर्फ और आग से बने चरम वातावरण के दबाव को महसूस करवाता। हालांकि यह हर बार केवल कुछ ही सेकंड के लिए होता था और इसकी तीव्रता पहली बार झू झुकिंग पर किए गए प्रदर्शन से काफी कम थी, लेकिन हड्डियों तक पहुंचने वाली वह अनुभूति और शरीर की छिपी हुई क्षमताओं में आने वाला सूक्ष्म निखार बिल्कुल वास्तविक था। कई छात्रों ने जब क्लास के बाद बाई ई द्वारा दिए गए शारीरिक सहन शक्ति के होमवर्क का अभ्यास किया तो उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उनके सोल पावर की रुकावटें ढीली पड़ रही थीं। यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने तो इसके जरिए अपनी सोल पावर का एक स्तर भी बढ़ा लिया। जैसे ही यह खबर फैली, बाई ई की क्लास मध्यम स्तर की सबसे लोकप्रिय क्लास बन गई। यहाँ तक कि वरिष्ठ वर्ग के कुछ छात्र भी यह बात सुनकर क्लास में बैठकर सुनने आने लगे और झू झुकिंग बिना किसी शक के वह छात्र थी जिस पर सबसे ज्यादा खास ध्यान दिया जाता था। हर क्लास में बाई उसका नाम पुकारकर उसे मंच पर बुलाता और अन्य छात्रों की तुलना में अधिक सटीक और थोड़े लंबे समय तक बर्फ अग्नि का दबाव सहने को कहता। हर बार झू झुकिंग के लिए यह किसी घोर यातना की तरह होता था। प्रक्रिया खत्म होने पर उसका चेहरा पीला पड़ जाता, वह पसीने से पूरी तरह भीग जाती और इतनी कमजोर हो जाती कि अपने दांत भींचकर ही अपनी सीट तक वापस चल पाती थी। हालांकि जब वह अपने थके मांदे शरीर को खींचते हुए हॉस्टल लौटती और गहरे ध्यान में बैठकर खुद को ठीक करती तो अगले दिन जागने पर उसे हमेशा एक अजीब सी ताजगी का एहसास होता। उसकी सोल पावर का बहाव थोड़ा और सहज हो जाता, शरीर हल्का महसूस होता और अपने हेल कैट मार्शल सोल पर उसका नियंत्रण भी अधिक बेहतर होने लगता। इस भयंकर दर्द के बाद मिलने वाली वास्तविक और ठोस प्रगति ने बाई ए के बारे में उसकी उत्सुकता और उससे सीखने की चाहत को दिन ब दिन और गहरा कर दिया। झू झुकिंग ने क्लास के बाद खुद आगे बढ़कर बैले से अभ्यास से जुड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। हालांकि इनमें से ज्यादातर सवाल केवल इस बारे में होते थे कि शारीरिक अभ्यास को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए और शरीर की मजबूती के साथ तालमेल बिठाने के लिए सोल पावर के बहाव को कैसे ढाला जाए। फिर भी उसका रवैया हर बार से कहीं अधिक ज्यादा गंभीर और समर्पित होता गया। बाइले के जवाब हमेशा संक्षिप्त और बिल्कुल सटीक होते थे। कभी कभी वह जानबूझकर बीच में एक बात जोड़ देता। अगर इसके साथ कोई अधिक व्यवस्थित गुप्त तकनीक जुड़ी हो तो इसका परिणाम सिर्फ इतना ही नहीं होगा। इस बात ने झू झुकिंग के दिल के अंदर उस गुप्त तकनीक को पाने और उसे अपना उस्ताद बनाने की ज्वाला को और भड़का दिया। वह जानती थी कि श्रेक 7 डेविल्स में उसकी ताकत बाकी लोगों से थोड़ी कम थी। शक्तिशाली बनने की उसकी प्यास और अपनी किस्मत बदलने के उसके जुनून ने उसे इस कठिन लेकिन ताकत की ओर ले जाने वाले रास्ते को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। बाइले के पढ़ाने के इस अनोखे तरीके और उसकी विशेष क्षमताओं की खबर स्वाभाविक रूप से अकादमी के शीर्ष अधिकारियों से छिपी नहीं रह सकी। एक दिन जैसे ही बाइले ने सुबह की क्लास खत्म की और अपने विश्राम कक्ष की ओर लौटने लगा, एक शख्सियत ने उसका रास्ता रोक लिया। वह कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल ल्यू एरलॉन्ग थी। उन्होंने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थीं, जिससे उनका शानदार शारीरिक ढांचा उभर रहा था। बाइले को देखते हुए उनके होठों पर एक गहरी दिलचस्पी भरी मुस्कान थी। शिक्षक भाई, आजकल तो आपका नाम हर तरफ गूंज रहा है। मेरे छात्र और अकादमी के छोटे बच्चे आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बर्फ अग्नि से शरीर को तपाना, गुप्त विद्याओं का उस्ताद, ये सब सुनकर तो मेरे कान पक गए हैं। बाइले के कदम रुक गए। उसने शांत चेहरे के साथ शिष्टाचार से अभिवादन किया। प्रधानाचार्य ल्यू, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। ये तो बस कुछ साधारण से अभ्यास के तरीके हैं ताकि छात्र अपनी नींव मजबूत कर सकें। साधारण? ल्यू एरलॉन्ग ने अपनी भौहें उठाई और एक कदम आगे बढ़ाया। उनके शरीर से एक खौलती हुई और भारी दबाव वाली आभा धीरे धीरे फैलने लगी।
जो तरीका छात्रों को वास्तविक सुधार महसूस कराए और इतने कम समय में उनकी रुकावटों को तोड़ दे, वह साधारण तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी उस तथाकथित बर्फ और आग की ताकत में काफी दिलचस्पी है। उनकी आंखें बैले पर टिकी हुई थीं। केवल बातें करने से काम नहीं चलता, असली कला तो मैदान में दिखती है। तो बताओ शिक्षक भाई, क्या तुम्हारा मेरे साथ एक मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी है? मुझे भी तो खुद महसूस करने दो कि तुम्हारे उस बर्फ अग्नि मार्शल सोल में आखिर क्या खास बात है। और लगे हाथ मैं इस अकादमी की प्रधानाचार्य होने के नाते अपने नए शिक्षक की असली काबिलियत भी परख लूं। लियू एरलॉन्ग का स्वभाव बिल्कुल सीधा और उग्र था। वह हमेशा ताकत को ही सबसे ऊपर मानती थी। बैले के प्रति उनकी उत्सुकता सीधे तौर पर एक मुकाबले की चुनौती में बदल गई। ये बात बैले के मन के बिल्कुल अनुकूल थी। वह खुद भी अकादमी में अपनी स्थिति और अपने प्रतिरहस्य के माहौल को और मजबूत करने के लिए अपनी अधिक शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। साथ ही इस फायर ड्रैगन सोल सेंट की ताकत और आकर्षण को करीब से महसूस करना भी कोई बुरा विचार नहीं था। जब प्रधानाचार्य की ही ऐसी इच्छा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? बैले के चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान उभरी। बस प्रधानाचार्य जी, आप एक शक्तिशाली सोल सेंट हैं, जबकि मैं केवल एक सोल किंग हूं। कृपया थोड़ा तरस खाइएगा। बहानेबाजी छोड़ो, लियू एरलॉन्ग ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। चलो एडवांस कॉम्बैट एरिना में चलते हैं अभी। प्रधानाचार्य और नए रहस्यमयी शिक्षक भाई के बीच मुकाबला होने की खबर पंख लगाकर पूरे लंबा एकेडमी में फैल गई। एडवांस्ड कॉम्बैट एरिना एक ऐसा मैदान था जिसे विशेष रूप से शिक्षकों और उत्कृष्ट छात्रों के बीच उच्च तीव्रता की लड़ाई के लिए बनाया गया था। इसकी सतह सबसे कठोर नीले स्टील पत्थर और विशेष धातुओं के मिश्रण से बनी थी। इसके चारों ओर एक शक्तिशाली सोल टूल प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ था, जो एक सोल सेंट स्तर की लड़ाई के झटकों को आसानी से सह सकता था। जब बैले और लियू एरलॉन्ग वहां पहुंचे तो मैदान के चारों ओर खबर सुनकर आए लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। फ्लैंडर ने अपने चश्मे को थोड़ा ऊपर खिसकाया और दर्शकों के सबसे बेहतरीन स्टैंड पर जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर वही पुरानी चालाक भरी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में संजीदगी साफ झलक रही थी। झाओ वुजी अपनी दोनों बाहें सीने पर बांधे किसी लोहे के मीनार की तरह फ्लैंडर के बगल में खड़े थे। उनकी घनी भौहों के नीचे से झांकती आंखें उत्सुकता और उत्साह से चमक रही थीं। यू शियाओगांग, अकादमी के अन्य निदेशक और ली शेंग सहित सभी अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे और गंभीर चेहरे के साथ इस पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाले थे श्रेक सेवन डेविल्स, टांग संडाई मोबाई, ऑस्कर, मा होंगजुन, शाओ वू, निंग रोंगरोंग और जू चिंग। वे सभी वहां मौजूद थे। वे थोड़े दूर के स्टैंड पर खड़े थे और उनकी आंखें मैदान में खड़े दोनों लोगों पर टिकी हुई थीं। टांग सान का चेहरा शांत था। उसकी पर्पल लेमन आई गुप्त रूप से सक्रिय हो चुकी थी और वह बैले को गहराई से देख रहा था। दाई मोबाई की नजरें पैनी और परखने वाली थीं। ऑस्कर और मा होंगजुन पूरे उत्साह के साथ आपस में फुसफुसा रहे थे। शियाओ वो ने निंग रोंगरोंग का हाथ थाम रखा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कौतूहल था। और झू झुकिंग हमेशा से अलग सबसे आगे खड़ी थी। उसकी शांत बैंगनी आंखें बिना झपके बैले के साए पर टिकी थीं। उसकी उंगलियां अनजाने में ही भींच रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा तनाव और उम्मीद महसूस कर रही हो। मैदान के बीचों बीच लियू एरलॉन्ग ने अपनी कलाई और एड़ियों को ढीला किया। उसके शरीर के चारों ओर सोल पावर उमड़ने लगी। हवा को जला देने वाली एक खोलती और हिंसक आभा फैलने लगी। उसके पैरों के नीचे से 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले कुल 7 सोल रिंग्स धीरे धीरे ऊपर उठे। एक सोल सेंट का वह भयानक और शक्तिशाली दबाव ऐसा था कि स्टैंड पर मौजूद कई छात्रों की सांसें थम गईं। शिक्षक भाई, हाथ मत रोकना, मुझे अपनी असली काबिलियत दिखाओ, लियू एरलॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में युद्ध का जुनून धधक रहा था। बैले उनके सामने खड़ा रहा। उसका चेहरा अभी शांत था। उसके एक विचार मात्र से उसके पैरों के नीचे 2 पीले, 2 बैंगनी और एक काला कुल 5 सोल रिंग्स प्रकट हो गए। वह गहरा काला 5वां रिंग लियू एरलॉन्ग के 7 रिंगों के सामने भले ही बहुत बड़ा न दिखे, लेकिन वह बेहद भारी और शांत लग रहा था। इसके तुरंत बाद उसकी आइस फायर पियर्सिंग स्पेयर उसके हाथ में आ गई। भाले की डंडी पर लाल और नीली रेखाएं चमक रही थीं और उसका सिरा अत्यंत धारदार था। बर्फ और आग से बुनी लेकिन आपस में पूरी तरह समाई हुई एक अजीब और पैनी आभा चारों ओर फैल गई, जो लियू एरलॉन्ग के उग्र ड्रैगन ऑनरा से सीधे टकराने लगी। प्रधानाचार्य जी मार्गदर्शन करें। बैले भला थामे खड़ा रहा। उसका अंदाज किसी पर्वत की तरह अचल था। मैदान के किनारे रेफरी की भूमिका निभा रहे एक सोल एम्परर निदेशक के आदेश देते ही मुकाबला आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। गर्जना, लियू एरलॉन्ग ने सबसे पहले हमला किया। बिना किसी झिझक या आजमाइश के उनका पहला सोल रिंग तेजी से चमका। वह तोप से निकले गोले की तरह लपटों के साथ सीधे बैले की ओर झपटी। उनकी गति अद्भुत थी। अपनी जगह पर एक लाल रंग की परछाई छोड़ते हुए उनका दहकता हुआ घुसा बैले के चेहरे के करीब पहुंच गया। यह उनका पहला सोल स्केल हिंसक ड्रैगन रूप था, जो हमले की ताकत और गति को बढ़ा देता है। एक सोल सेंट के इस भयंकर हमले के सामने बैले की आंखों में एक सुनहरी चमक कौंधी। पीछे हटने के बजाय उसने जवाब देने का फैसला किया। उसके कदमों की चाल बदली और उसका शरीर हवा में बहती पत्ती की तरह बड़ी सफाई से एक तरफ खिसक गया, जिससे उसने चट्टाने फोड़ देने वाले उस दहते घूंसे को चकमा दे दिया। साथ ही उसने अपने हाथ की बर्फ अग्निवेदक भाला से एक सटीक प्रहार किया। भाले की नोक पर लाल और नीला प्रकाश तेजी से चमका और अत्यधिक ठंड व खौलती गर्मी के दोहरे तत्वों से भरी एक पैनी भाले की किरण सांप के फुंकार की तरह सीधे लियू एरलॉन्ग की ओर झपटी, जो उनके घूंसे के प्रहार के कारण पसली के पास खाली पड़े हिस्से की ओर जा रही थी। बहुत बढ़िया, लियू एरलॉन्ग जैसे इसके पहले से तैयार थी। अपनी आगे बढ़ती गति को रोके बिना उनकी बाईं बांह पर लाल ड्रैगन स्केल्स की एक बारीक परत उभर आई। उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और सीधे अपनी बांह से भाले की नोक को रोक लिया। धांध भाले और बांह के टकराते ही कान फोड़ देने वाली धातु की गूंज पैदा हुई। बर्फ अग्नि की शक्ति और लाल ड्रैगन की ज्वाला के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिससे लाल नीली रोशनी और अंगारे हवा में बिखर गए और हवा के बवंडर उठने लगे। लियू एरलॉन्ग का शरीर जरा सा हिला। उनकी बांह पर मौजूद ड्रैगन शल्कों पर बर्फ की एक बारीक परत जम गई, जो तुरंत ही उनकी उग्र गर्मी से पिघल गई। उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक कौंध गई। कितना अजीब गुण है। वह महसूस कर सकती थी कि भाले की नोक से केवल बर्फ और आग का शारीरिक हमला ही नहीं हुआ था, बल्कि एक चीर कर अंदर तक समा जाने वाली ऐसी अजीब ऊर्जा भी आई थी, जो उनकी सोल पावर को क्षय कर रही थी। उनके ड्रैगन शल्क मानो छिद गए थे और बांह सुन्न पड़ने लगी थी। बैला ने इस टकराव के झटके की ताकत का इस्तेमाल करते हुए 5 से 6 कदम पीछे की ओर छलांग लगाई और अपनी स्थिति संभाल ली। दिलचस्प है, अब इसे संभाल कर दिखाओ। लियू एरलॉन्ग का युद्ध जुनून और बढ़ गया। उनका तीसरा सोल रिंग चमक उठा। उनके चारों ओर की ज्वालाएं फटी और एक धुंधले लाल ड्रैगन के रूप में बदल गईं, जो अपने पंजे और मुंह खोले बैले की ओर झपटा। तापमान अचानक बहुत बढ़ गया और आसपास की हवा झुलस कर मुड़ने लगी। तीसरा सोल स्किल रेड ड्रैगन रेज फ्लेम्स, बैले का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। उसकी बर्फ अग्नि वेधक भाला तेजी से घूमने लगी। लाल और नीले रंग की सोल पावर उसमें से उमड़ पड़ी और उसके सामने एक तेजी से घूमता हुआ आधा बर्फ और आधा आग का ऊर्जा बवंडर बन गया। उस बवंडर के केंद्र से एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हो रहा था, जबकि उसके किनारों पर अत्यंत धारदार बर्फ की कीलें और आग के ब्लेड बने हुए थे। वह रेड ड्रैगन की लपटें सीधे इस बर्फ अग्नि बवंडर से टकराईं और छन छन की भयानक आवाजें उठने लगीं। लपटें बर्फ की ठंडक से कमजोर होकर फटने लगीं और बवंडर की घूर्णन गति के कारण भटक कर बिखर गईं। ये क्षमता बैले की बर्फ और आग के गुणों पर महारत के बाद की एक विशेष कला थी, जो नियंत्रण और रक्षा दोनों का काम करती थी। लियू एरलॉन्ग ने जब देखा कि उनका दूर से किया गया सोल स्किल इतनी सफाई से निष्फल कर दिया गया है, तो वह और भी ज्यादा अत्यधिक उत्साहित हो गईं। उन्होंने एक तीखी चीख निकाली और एक बार फिर करीब आकर हमला बोल दिया। उनके घूंसे, लात, कोहनी और घुटने सभी अत्यंत धारदार हथियारों में बदल गए, जिन पर दहती हुई ड्रैगन की ज्वाला लिपटी हुई थी। उनका हमला तूफान की तरह था, बिना किसी दिखावे के, लेकिन हर प्रहार बेहद भारी और जानलेवा था।
बाइले लगातार चकमा देते हुए और खिसकते हुए अपना बचाव कर रहा था। उसकी आइस फायर पियर्सिंग स्पीयर परछाइयों में बदल गई थी। वह कभी प्रहारों को रोकती, कभी उनकी ताकत की दिशा बदल देती, तो कभी पलटवार करती। उसने अपनी शानदार भाला कला का प्रदर्शन पूरी महारत के साथ किया। बर्फ और आग की ऊर्जा बीच बीच में छूटी रहती। कभी वह लियू एरलॉन्ग के जोड़ों को बर्फ से जमाकर धीमा कर देती, तो कभी जलन पैदा करके उनकी सोल पावर के बहाव में बाधा डालती। ये उनकी हमला करने के लय को सही समय पर बिगाड़ देता था, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरी ताकत लगाने के बावजूद उनका वार खाली जा रहा हो। दूसरी ओर लियू एरलॉन्ग के आग के हमले बैले के लिए, जो कि इम्यून टू आइस एंड फायर बॉडी का स्वामी था, किसी सहलाने भर जैसे थे। रही बात शारीरिक ताकत की, तो अमर इमॉर्टल हर्ब्स और बर्फ अग्नि यान कुएं से तपे होने के कारण उसका शरीर लियू एरलॉन्ग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए बैले को किसी बात का कोई डर नहीं था। ये लड़का तो बेहद चालाक और फुर्तीला है। काफी देर तक हमला करने के बावजूद कोई नतीजा ना निकलता देख लियो, एरलॉन्ग की जीत की जिद पूरी तरह जाग उठी। वह तेजी से एक कदम पीछे हटी। उनका पांचवां सोल रिंग, वह गहरा काला रिंग, अचानक चमक उठा। पहले से कई गुना ज्यादा हिंसक और खौफनाक आभा उनके शरीर से फूटी। लाल रंग की ज्वालाएं लगभग ठोस रूप लेने लगीं और उनके पीछे एक आसमान की ओर दहाड़ते हुए ड्रैगन की विशाल छाया बनने लगी। पांचवां सोल स्किल, स्काईवर्ड सोइंग फ्लेम्स। यह केवल शुद्ध अग्नि तत्व का एक शक्तिशाली हमला था, जो ऊपर की ओर उठते हुए बवंडर के आकार की विकराल ज्वालाएं पैदा करता था। एक सोल किंग के स्तर से कहीं परे के इस भयानक हमले के सामने भी बाइले बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसने सीधे अपने शरीर से इसे सहन किया। इस दृश्य ने लियू एरलॉन्ग को चौंका दिया। उन्हें चिंता हुई कि कहीं बैले घायल न हो जाए, लेकिन जब बवंडर जैसी वह भयंकर ज्वालाएं बैले से टकराईं और उसके बाल तक बांके नहीं हुए, तो लियू एरलॉन्ग हक्की बक्की रह गई। तुमने यह कैसे किया? लियू एरलॉन्ग रुक गई और हैरानी से पूछा। बैले मुस्कुराया। ये मेरे बर्फ अग्नि अभ्यास की ही ताकत है। बर्फ और अग्नि से अभेद्य शरीर। ये बर्फ और आग के तत्वों वाले हमलों को पूरी तरह बेअसर कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो प्रधानाचार्य जी, आपकी तत्व आधारित कलाओं का मुझ पर कोई खास असर नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं होता। लियू एरलॉन्ग को जैसे गहरा झटका लगा। उन्होंने दोबारा अपना पांचवां सोल स्किल स्काईवर्ड सोरिंग फ्लेम्स दागा, लेकिन बैले ने फिर से अपने अभेद्य शरीर का प्रदर्शन किया और लपटों के बीच बिल्कुल अड़िग खड़ा रहा। दर्शक दीर्घा में फ्लैंडर और झाओ वुजी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में गहरा सदमा साफ दिखाई दे रहा था। शिले के बाकी सदस्यों के दिलों में भी तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे और झू झुकिंग उसकी शांत आंखें मैदान में खड़े उस साय का लगातार पीछा कर रही थी। उसके दिल में छुपा प्रभाव और मास्टर बनाने की वह तीव्र चाहत इस पल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बर्फ और अग्नि से अभेद्य शरीर, यही है उसकी गुप्त विद्या की असली ताकत। प्रधानाचार्य लियू एरलॉन्ग जैसी शक्तिशाली सोल सेंट के हमलों को भी निष्फल कर देना, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। इसके बाद लियू एरलॉन्ग ने अपना छठा सोल स्किल भी इस्तेमाल किया, जो कि एक और भयानक अग्नि हमला था और झुलसा देने वाले प्रभावों से भरा था। लेकिन बैले के लिए इसका नतीजा भी वही रहा, बेअसर। हार न मानने वाली लियू एरलॉन्ग ने फिर बैले के साथ शारीरिक ताकत की आजमाइश की, लेकिन बर्फ अग्नि अभेद्य शरीर के अलावा बैले के पास जो शारीरिक ताकत थी, वह भी अपनी चरम सीमा पर बेहद भयानक थी, जिसके आगे लियू एरलॉन्ग लगातार पिछड़ती चली गई। वे लगातार पीछे हटती चली गई। अपने सातवें सोल स्किल सोल ट्रांसेंडेंस स्लैश मार्शल सोल ट्रू फॉर्म को छोड़कर लियू एरलॉन्ग ने अपने सारे पैंतरे आजमा लिए। फिर भी वे बाइले का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते मैदान के बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। अब नहीं लड़ना, बिल्कुल नहीं लड़ना। तुम्हारा यह बर्फ और अग्नि से अभेद्य शरीर तो बिल्कुल सनसनीखेज विचित्र है। इसने मुझे पूरी तरह से बेअसर कर दिया। बैले भी रुक गया और उसने शिष्टाचार से लियू एरलॉन्ग के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रधानाचार्य जी, आपने रियायत बरती। अगर आपने डील न दी होती तो मैं बहुत पहले ही हार चुका होता। ये झूठी बातें छोड़ो। लियू एरलॉन्ग ने बेफिक्री से हाथ हिलाया। बैले को देखने वाली उनकी आंखों में अब भरपूर सराहना थी। तुम तो सचमुच एक दैवीय प्रतिभा हो। खैर, मैं हार मानती हूँ। आगे से तुम्हें अकादमी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हो। मुझे तुम्हारे शरीर को निखारने वाले उस तरीके में भी काफी दिलचस्पी है। कभी वक्त मिले तो इस पर बात करेंगे। जी जरूर, बैले ने सहमति जताई। भविष्य में उसे लियू एरलॉन्ग का मार्गदर्शन लेना ही था। जैसे जैसे कॉम्बैट एरिना के अंदर की सोल पावर का उफान शांत हुआ, बाहर मौजूद लोगों के दिलों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बैले ने एक सोल किंग होते हुए भी सोल सेंट लियू एरलॉन्ग का बराबरी से मुकाबला किया और बिना पिछड़े डटा रहा, यहां तक कि अपने बर्फ अग्नि अभेद्य शरीर के बल पर लियू एरलॉन्ग को बेबस कर दिया। इस दृश्य ने सभी दर्शकों पर न मिटने वाली छाप छोड़ी थी। विशेष रूप से मध्यम स्तर के छात्रों की आंखों में बैले के प्रति अब केवल उत्सुकता नहीं थी, बल्कि गहरा आदर और श्रद्धा भर चुकी थी। लियू एरलॉन्ग ने अपना मार्शल सोल वापस खींचा। उनकी आंखों में बैले के लिए बिना किसी छिपाव के प्रशंसा और गहरा कौतूहल चमक रहा था। फिर वे बड़े-बड़े कदम बढ़ाती हुई मैदान से बाहर दर्शकों के स्टैंड की ओर आईं। वहां फ्लैंडर, यू शियाओगांग और झाओ वुजी के सामने पहुंचकर उन्होंने बेबाकी से हंसते हुए कहा, क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा था ना? हमारे ये नए शिक्षक बैले कोई मामूली इंसान नहीं है, बेहद कमाल के योद्धा हैं। इतना कहकर वे एक तरफ हट गईं और बैले को सभी के सामने लाते हुए खुद उनका परिचय कराया। बैले 28वें स्तर का कॉम्बैट सोल किंग, मार्शल सोल, आइस फायर पियर्सिंग स्पेयर, हमारे प्रैक्टिकल कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। शिक्षक, आप सभी ने देख लिया इनका कौशल कितना अद्भुत है। मैं भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। फिर लियू एरलॉन्ग बाइले की ओर मुड़ी और एक एक करके सभी की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, ये सभी हमारी अकादमी के खैर भविष्य के स्तंभ हैं। ये हैं फ्लैंडर, शिलेक अकादमी के प्रधानाचार्य, 78वें स्तर के अजाइल अटैक सिस्टम वर सोल सेंट। ये हैं यू शियाओगांग, सिद्धांतों के महाज्ञानी और शिलेक अकादमी के सलाहकार। और ये हैं झाओ वुजी, 76वें स्तर के पावर अटैक सिस्टम वॉर सोल सेंट। आपने इमूवेबल ब्राइट किंग का नाम तो जरूर सुना होगा। ये सभी अभी अस्थायी रूप से हमारी अकादमी में रुके हुए हैं। बैले एक कदम आगे बढ़ा और उसने शांत आवाज में कहा, आप सभी के महान नाम बहुत सुने हैं। आज आप लोगों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन तीनों की ओर देखा। फ्लैंडर ने अपने चश्मे को थोड़ा खिसकाया। कांच के पीछे उनकी आंखें बहुत चतुर और परखने वाली थीं। अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर हिलाकर उन्होंने जवाब दिया, शिक्षक भाई बेहद प्रतिभावान और होनहार हैं। आज का यह मुकाबला सचमुच आंखें खोल देने वाला था। झाओ वुजी तो जोर से हंस पड़े। उनकी आवाज किसी घंटी की तरह गूंज उठी। एक सोल किंग होकर ऐसी लड़ाकू क्षमता होना वाकई दुर्लभ है। आगे जब भी मौका मिले हमारे साथ भी मुकाबला जरूर करना। और जब बैले की नजर यू शियाओगांग पर पड़ी तो सिद्धांतों के इस महाज्ञानी का चेहरा एकदम कठोर और मिजाज गंभीर था। उन्होंने बस हल्का सा सिर हिलाया और बेहद रूखे लहजे में कहा, शिक्षक भाई। लेकिन बैले ने तुरंत एक बारीक बात नोटिस कर ली। उनके बगल में खड़ी लियू एरलॉन्ग की नजरें जैसे ही यू शियाओगांग पर पड़ी, उनकी उग्र आंखों में प्यार और कोमलता की एक न छुपने वाली चमक आ गई। वहीं दूसरी ओर भले ही यू शियाओगांग का चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन उनका शरीर पल भर के लिए थोड़ा अकड़ गया। उन्होंने अनजाने में ही लियू एरलॉन्ग की नजरों से अपनी आंखें चुरा ली। उनकी गहरी आंखों में प्रेम से ज्यादा दर्द, अपराधबोध और एक तरह का डरपोक भागने का भाव छिपा था। ये तो सचमुच एक उलझी हुई और दुखद प्रेम कहानी है, बैले ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बिना कोई भाव दिखाए बड़ी शांति से अपनी नजरें हटा ली। इसके बाद लियू एरलॉन्ग ने शिलेक के उन युवाओं और लड़कियों को पास बुला लिया। ये लड़के और लड़कियां हमारी शिलेक अकादमी के छात्र हैं और अभी इसी अकादमी में पढ़ाई कर रहे हैं। ये है दाई मुबाई, तांगसान, ऑस्कर, मा होंगजुन। उन्होंने एक एक करके सभी लड़कों की ओर इशारा किया और फिर लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, और ये हैं शियाओवो, निंग रोंगरोंग और झू झुकिंग, जिनसे तुम पहले ही मिल चुके हो। दाई मुबाई ने अपनी कमर सीधी की। उसकी सुनहरी आंखों में युद्ध का जुनून अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। उसने गंभीर आवाज में कहा, शिक्षक भाई। तांगसान का चेहरा शांत और आंखें गहरी थीं। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, नमस्ते शिक्षक भाई, अभी का मुकाबला देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला।
ऑस्कर और मां होंगजुन ने भी तुरंत अभिवादन किया। एक के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी और दूसरा अपना सिर सहलाते हुए ही करके हंस रहा था। श्याओ वो हंसते खिलखिलाते हुए आगे आई। शिक्षक भाई आप तो बहुत कमाल के हैं, आपने तो एलोंग आंटी से भी लगभग बराबरी का मुकाबला कर लिया। निंग रोंगरोंग ने शालीनता से झुककर प्रणाम किया। उसके हरे लंबे बाल हल्के से हिले और उसकी सुरीली आवाज भी गूंजी, नमस्ते शिक्षक भाई। उसकी आंखें बेले पर टिकी हुई थीं, जिनमें 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेट की राजकुमारी वाली उत्सुकता और एक सूक्ष्म परख साफ झलक रही थी। झू झुकिंग थोड़ी पीछे खड़ी थी। वह हमेशा की तरह काले कपड़ों में दुबली पतली और शांत दिख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें बैले की नजरों से मिली, उसकी बैंगनी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। उसने हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया, नमस्ते शिक्षक भाई। सब में चंचल निंग रोंगरोंग की आंखें घूमी और उसने अपनी मासूम सी मुस्कान के साथ पूछा, शिक्षक भाई आपका वह बर्फ और अग्नि से अभेद्य शरीर सचमुच बहुत कमाल का है। क्या आप मुझे भी ऐसे सिखा सकते हैं? भले ही मेरा 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टावर एक सपोर्टिव मार्शल सोल है, लेकिन मैं भी और शक्तिशाली बनना चाहती हूं ताकि अपने साथियों पर बोझ न बनूं। उसकी ये बात सुनते ही बगल में खड़ी शियाओ वो ने भी जोर-जोर से सिर हिलाकर सहमति जताई। दाई मुबाई, तांग सांड और बाकी लोगों ने भी अपनी नजरें फिर से बैले पर टिका दी। जाहिर तौर पर वे सभी उसके बर्फ और अग्नि से अभेद्य शरीर में काफी दिलचस्पी रखते थे। झू झुकिंग ने भी अपनी पलकें उठाई और बिना पलक झपकाए बैले की ओर देखने लगी। सभी की उम्मीद भरी नजरों का सामना करते हुए बैले के चेहरे पर एक नम्र लेकिन दूरी बनाए रखने वाली मुस्कान उभरी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसकी आवाज साफ व दृढ़ थी, निंग रोंगरोंग मुझे खेद है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, शक्तिशाली शरीर का निर्माण करने वाली वह मुख्य गुप्त तकनीक मेरी सबसे खास विद्या है। यह परिवार के किसी अति प्रिय सदस्य या किसी सच्चे औपचारिक शिष्य के अलावा किसी को नहीं सिखाई जा सकती। इसमें केवल विशेष प्रकार से सोल पावर का संचालन, औषधियों का मेल और चरम सीमा का अभ्यास ही शामिल नहीं है, बल्कि इसके लिए बेहद उच्च स्तर के संयम और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसकी प्रक्रिया भी इतनी भयानक और दर्दनाक है कि यह किसी साधारण अभ्यास से बिल्कुल अलग है। उसकी नजरों ने सभी को देखा और अंत में झू झुकिंग पर आकर जरा सी रुकी। उसने कहना जारी रखा, इस विद्या का अभ्यास करने के लिए शक्तिशाली बनने की एक जुनून भरी जिद होनी चाहिए, जो आम इंसान की सोच से परे के कष्टों को सह सके और यहां तक कि जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े होकर परीक्षा दे सके। जिनका मन कमजोर हो, अगर वे बिना सोचे समझे इसे आजमाएंगे तो लाभ मिलने के बजाय उनकी नींव ही नष्ट हो सकती है। इसलिए मैंने नियम बनाया है, ये केवल अपने शिष्य को दी जाएगी, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं। एक छात्र और एक शिष्य के बीच केवल एक शब्द का अंतर है, लेकिन यही अंतर विद्या के हस्तांतरण और मार्गदर्शन की असली सीमा तय करता है। उम्मीद है आप सभी मेरी बात समझेंगे। इस बात ने जहां एक तरफ गुप्त विद्या की अनमोलता और सख्त शर्तों को रेखांकित किया, वहीं निंग रोंगरोंग की हंसी मजाक भरी मांग को भी बड़ी विनम्रता और दृढ़ता के साथ खारिज कर दिया। साथ ही सभी के सामने शिष्य और साधारण छात्र के बीच ही लकीर खींच दी। ये सुनकर निंग रोंगरोंग ने अपनी जीभ दबाई और थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराई, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर, ये मेरी ही नादानी थी। भले ही वह थोड़ी निराश हुई, लेकिन एक बड़े संप्रदाय की राजकुमारी होने के नाते उसकी परवरिश ऐसी थी कि उसने बात को तुरंत संभाल लिया। हालांकि बाइले द्वारा बताए गए भयानक कष्टों और जीवन मरण की परीक्षा के बारे में सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। दाई मुबाई और तांग सांड की आंखों में भी विचारशीलता की झलक कौंध गई। वे समझ गए थे कि ऐसी गुप्त विद्या वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी को भी ऐसे ही बांट दिया जाए। बाइले ने इस विद्या की शर्तों को जितना कठिन और ऊंचा दिखाया, वह विद्या उतनी ही सच्ची और शक्तिशाली महसूस होने लगी। केवल झू झुकिंग ही ऐसी थी जिसके हाथ शक्तिशाली बनने की जुनून भरी जिद और अकल्पनीय कष्टों को सहना जैसे शब्द सुनते ही उसके पहलू में चुपचाप भींच गए। ये बातें मानो उसी के लिए कही गई थी। उसे दर्द या कष्ट से डर नहीं लगता था, उसे तो बस शक्तिशाली बनने का मौका न मिलने का डर था। बाइले ने अपनी परंपरा की शर्तों को जितना सख्त और कठिन बताया, उसके शिष्य बनने की उसकी चाहत उतनी ही अडिग और बेताब होती चली गई। मानो अंधेरे में उसे कोई रोशनी दिख गई हो और भले ही उस रोशनी के चारों ओर कांटे बिछे हों, उसने उस पार जाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद बाइले और बाकी लोगों के बीच कुछ औपचारिक बातचीत हुई। लियो एलोंग बैले की काबिलियत की तारीफ करते नहीं थक रही थी, जबकि फ्लैंडर ने चतुराई से बैले के पिछले जीवन और अनुभवों के बारे में टटोलने वाले सवाल पूछे। बैले ने तियान्युआन के छोटे शहर से होना और अलग-अलग जगहों पर घूमकर अभ्यास करना जैसे बहाने बनाकर बड़ी आसानी से सब संभाल लिया। यूं शियाओगांग ने भी बीच-बीच में बर्फ और आग के गुणों वाले मार्शल सोल के सिद्धांतों पर एक दो सवाल किए। बैले के जवाब भले ही बहुत गहरे न हो, फिर भी वे काफी बुद्धिमानी भरे थे, जिसे देखकर यूं शियाओगांग की आंखों में भी थोड़ी हैरानी कौंध गई। माहौल भले ही दोस्ताना लग रहा था, लेकिन बैले महसूस कर सकता था कि फ्लैंडर की चालाकी, यूं शियाओगांग की पड़ताल और तांग सांड की पैनी नजरें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थीं। हालांकि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। आज के इस मुकाबले का उसका मुख्य मकसद पूरा हो चुका था। शाम का समय करीब आ रहा था। बैले ने ध्यान लगाकर खुद को ठीक करने का बहाना बनाकर लियो एलोंग के साथ रात के खाने के न्योते को टाल दिया और सभी से विदा लेकर शिक्षकों के हॉस्टल की ओर चल दिया। भीड़-भाड़ वाले माहौल से दूर अकादमी के शांत रास्तों पर चलते हुए बैले का मन एकदम शांत था। आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, बड़े अधिकारियों से रिश्ते बनाना, अपनी गुप्त विद्या के मूल्य को और बढ़ाना और खास तौर पर अपने निशाने झू झुकिंग के दिल पर गहरी छाप छोड़ना, सब कुछ योजना के मुताबिक ही चल रहा था। अपने अलग आंगन वाले कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और बाहर की दुनिया से अलग हो गया। उसने तुरंत अभ्यास शुरू नहीं किया, बल्कि सबसे पहले नहाकर अपने कपड़े बदले ताकि मुकाबले की थकान और धूल मिट्टी धुल जाए, और आरामदेह लंबे वस्त्र पहन लिए। बैले खिड़की के पास गया और बाहर ढलती हुई शाम के अंधेरे को देखने लगा। वह इंतजार कर रहा था। रात का अंधेरा गहराता गया और आधा चांद आसमान पर चढ़ाया, जिसने आंगन में ठंडी चांदनी बिखेर दी। थक 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 सन्नाटे से भरी रात में दरवाजे पर 3 हल्की और एक लयबद्ध दस्तकें बेहद साफ सुनाई दी। बैले की आंखों में उम्मीद के मुताबिक ही एक चमक कौंधी और उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुड़ा और बिना किसी जल्दी के आराम से दरवाजे के पास जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर छानी में एक दुबली पतली और सुडौल काली परछाई खड़ी थी। रात की हवा उसके चेहरे के पास बालों की कुछ लटों को उड़ा रही थी, जिससे उसका शांत और अत्यंत सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर साफ तौर पर घबराहट और एक पक्का इरादा झलक रहा था। उसकी आंखें छानी में पानी में डूबे किसी रत्न की तरह चमक रही थीं और बिना पलक झपकाए दृढ़ता से बैले को घूर रही थीं। वह झू झुकिंग ही थी। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं और सीना हल्का-हल्का ऊपर नीचे हो रहा था। जाहिर तौर पर वह या तो भागती हुई आई थी या फिर उसके मन में भयंकर उथल-पुथल चल रही थी। दरवाजा खोलने वाले बैले को देखते ही उसने अपने होंठ भींचे, मानो अपनी आखिरी हिम्मत जुटा रही हो। बैले का चेहरा शांत और आंखें गहरी थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसे आने पर बिल्कुल भी हैरानी न हुई हो। उसने एक तरफ हटकर दरवाजे का रास्ता छोड़ दिया और पानी की तरह शांत आवाज में कहा, झू झुकिंग, इतनी देर रात को क्या बात है, अंदर आकर बात करो। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया, जिसने आंगन की चांदनी और हवा को बाहर ही रोक दिया। छोटे से बैठक में सोल टू लैंप हल्की और कोमल रोशनी बिखेर रहा था, जहां दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। झू झुकिंग कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पीठ हमेशा की तरह बिल्कुल सीधी थी, लेकिन घुटनों पर रखी उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं और उंगलियों के सिरे सफेद पड़ गए थे, जो उसके मन के तनाव को साफ दर्शा रहे थे। उसने अपना सिर झुका रखा था और उसकी काली जुल्फें गालों पर झूलकर उसके चेहरे के भावों को आधा ढक रही थीं। बैले उसके सामने बैठा था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की, बस शांति से इंतजार करते हुए अपनी सौम्य नजरें उस पर टिकी हुई थीं, मानो वह किसी ऐसी उत्कृष्ट चीनी मिट्टी की वस्तु को निहार रहा हो, जिसने आखिरकार खुद को प्रदर्शित करने का फैसला कर लिया हो। सन्नाटा बहुत देर तक नहीं रहा। झू झुकिंग ने एक गहरी सांस ली और झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी शांत बैंगनी आंखों में इस समय एक अभूतपूर्व, सब कुछ दांव पर लगा देने वाला पक्का इरादा धधक रहा था। उसने सीधे बैले की आंखों में देखा। घबराहट के कारण उसकी आवाज थोड़ी सूखी हुई लग रही थी, लेकिन उसका एक-एक शब्द बिल्कुल साफ और स्पष्ट था। शिक्षक भाई, मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ, बहुत शक्तिशाली। मैं आपसे वह गुप्त विद्या सीखना चाहती हूँ जो इंसान को सचमुच शक्तिशाली बना सकती है। आखिरकार उसने यह बात कह ही दी। इन शब्दों ने मानो उसकी आधी से ज्यादा ताकत खींच ली थी, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सी राहत का एहसास भी कराया। झू झुकिंग ने अपनी सांसें रोक लीं और अपने फैसले के नतीजे का इंतजार करने लगी। बैले के चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं आया, मानो उसे पहले से ही इस पल का इंतजार था। उसका शरीर हल्का सा आगे की ओर झुका और उसकी नजरें और अधिक गहरी व परखने वाली हो गईं। उसने धीरे-धीरे बोलना शुरू किया।
झू झुकिंग, तुम मेरी क्लास में उस विशेष रूप से बढ़ाए गए बर्फ अग्नि के दबाव को सह सकी और कई दिनों तक बिना पीछे हटे डटी रही। मैं पहले ही देख चुका हूं कि तुम्हारा मन असाधारण रूप से दृढ़ है। ताकत के लिए तुम्हारी प्यास भी मेरी नजरों में है। इतना कहकर उसकी आवाज का लहजा बदला और वह गंभीर हो गया। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि मेरी गुप्त विद्या कोई साधारण अभ्यास नहीं है। इसके लिए चरम सीमा की सहन शक्ति, अमानवीय दर्द सहने की क्षमता और यहाँ तक कि टूटने के मुहाने पर जीने का जिगर चाहिए। इसका हर एक अभ्यास चाकू की धार पर चलने जैसा है, आग और बर्फ में खुद के अस्तित्व को नया जन्म देने जैसा है। ये केवल एक पल के जोश या सिर्फ शक्तिशाली बनने की चाहत के दम पर पूरा नहीं किया जा सकता। क्या तुम सचमुच तैयार हो? क्या तुम यह वादा कर सकती हो कि चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी निराशा हो, तुम रास्ते में हार नहीं मानोगी और दिल में कोई नाराजगी नहीं लाओगी? उसके शब्द झू झुकिंग के दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बार फिर गहरी सांस ली। उसकी आंखों की ज्वाला बुझने के बजाय और भी अधिक शुद्ध और प्रचंड होकर धधकने लगी। झू झुकिंग ने बेहद दृढ़ता के साथ बिना किसी झिझक के साफ शब्दों में जवाब दिया। उसकी आवाज भले ही बहुत तेज न हो, लेकिन उसमें हर हाल में अपनी मंजिल पाने जैसी अटूट दृढ़ता थी। जब तक मैं शक्तिशाली बन सकती हूं, जब तक मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूं, ताकि मुझे दूसरों के हाथों की कठपुतली न बनना पड़े और किसी पर निर्भर न रहना पड़े, मुझे किसी बात का डर नहीं है। कितना भी दर्द हो, कितना भी कष्ट हो, मैं सब सहने को तैयार हूं। मैं झू झुकिंग जो कहती हूं वह करके दिखाती हूं। उसकी आंखों में अटूट संकल्प देखकर और उसकी बातों में से फूट-फूट कर निकलती हुई जुनून भरी जिद को महसूस करके बाइली के चेहरे पर एक संतुष्ट भरी मुस्कान तैर गई। बहुत बढ़िया, उसने धीरे से सिर हिलाया और उसकी नजरें थोड़ी कोमल हो गईं। दरअसल जब तुमने पहली बार क्लास में दांत भींचकर बर्फ अग्नि के दबाव को सहा था और हार नहीं मानी थी, तभी से मैंने तुम्हारी इस अनोखी जिद को नोटिस कर लिया था। मैं वाकई अपने लिए एक उत्तराधिकारी की तलाश में था और तुम झू झुकिंग, चाहे तुम्हारा मन हो, तुम्हारी सहन शक्ति हो या शक्तिशाली बनने की यह जुनूनी चाहत, इन सब ने मुझे तुम्हारा सामर्थ्य दिखा दिया है। वह थोड़ा रुका और उसकी आवाज औपचारिक और गंभीर हो गई। जब तुमने अपना मन बना ही लिया है और तुम्हें किसी कठिनाई या डर का खौफ नहीं है, तो मैं बाइले आज तुम्हें अपनी एकमात्र प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपने शरीर को निखारने वाली गुप्त विद्या सिखाऊंगा और तुम्हें एक सच्चे शक्तिशाली योद्धा के रास्ते पर आगे बढ़ाऊंगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? एक बहुत बड़ी खुशी ने एक पल में झू झुकिंग को सराबोर कर दिया। उसे लगा था कि अभी उसे कई और कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बैले इतनी आसानी से हाँ कह देगा। उसकी शांत आंखों में अविश्वास और खुशी की एक अद्भुत चमक कौंध गई। पिछले कई दिनों से मन में जमा बेचैनी, भटकाव और तड़प को मानो इस पल एक सही रास्ता मिल गया था। मुझे मंजूर है मास्टर, ये शब्द लगभग उसके मुंह से अचानक निकल पड़े। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी, जो कि उसके उत्साह की भी थी और मन का बोझ हल्का होने की भी। वह बिना किसी झिझक के तुरंत उठी और बैले के सामने आकर अपने दोनों घुटने टेककर विधिवत उस्ताद बनाने का बड़ा प्रणाम करने ही वाली थी। लेकिन बैले ने हवा में हाथ उठाया। एक कोमल लेकिन अटूट सोल पावर ने उसे नीचे झुकने से रोक दिया। इतने बड़े औपचारिक प्रणाम की जरूरत नहीं है, उसने मधुर आवाज में कहा। वह खुद भी खड़ा हो गया और उसने झू झुकिंग की बाहों को थामकर उसे दोबारा सीधा खड़ा कर दिया। इतने करीब से बैले अपनी इस नई शिष्या को और ध्यान से देख पाया। उसके शांत चेहरे से रोजमर्रा की बर्फ जैसी ठिठुरन गायब हो चुकी थी और उस पर एक जीवंत चमक आ गई थी। घबराहट की वजह से उसकी लंबी पलकें हल्के से कांप रही थीं और उसके होंठों की लालिमा खिली हुई थी। वह वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती बात थी उसके भीतर गहराई से रची बसी वह जिद्दी आदत और ताकत पाने की शुद्ध निष्कलंक चाहत। याद रखो, अब से हम एक ही परिवार हैं। बैले ने उसे सहारा देकर अपने पास बैठाया और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। जब तुम्हारा इरादा इतना पक्का है तो तुम्हारा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने उस्ताद की असली ताकत का एहसास होगा। लेकिन उससे पहले मैं सुनना चाहता हूं कि आखिर किस चीज ने तुम्हें ताकत पाने के लिए इस कदर बेताब बनाया है? तुम्हारा बीता हुआ कल, तुम्हारा जुनून, शायद ये बातें मुझे तुम्हें बेहतर समझने में मदद करेंगी, ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत के हिसाब से सही मार्गदर्शन दे सकूं। झू झुकिंग का शरीर हल्का सा अकड़ गया। उस्ताद शिष्य का रिश्ता तय होने के बाद जो मन थोड़ा शांत हुआ था, वह एक बार फिर तनाव से भर गया। ठंडक, होड़ और बेरहमी से भरा वह अतीत उसके दिल की गहराई में छुपा एक ऐसा जख्म था जिसे वह आसानी से सहलाना नहीं चाहती थी। लेकिन जिसने अभी अभी उसे स्वीकार किया था और अपनी गुप्त विद्या सिखाने को तैयार हुआ था, उस उस्ताद के सामने उसने अपने निचले होंठ को दबाया। उसे लगा कि शायद अब सच बता देना ही सही होगा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद उसने अपने विचारों को समेटा और सामान्य से अधिक धीमी व शांत आवाज में बोलना शुरू किया। मैं साल वो साम्राज्य के झू परिवार से हूं। उस्ताद, शायद आप जानते होंगे कि झू परिवार और दाई परिवार की पीढ़ियों से शादियां होती आई हैं, जहां मुकाबला बेहद बेरहम होता है। मेरी बहन और मेरे बीच ये तय है कि भविष्य के स्टार लो सम्राट की मदद के लिए हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा बच सकती है। उसकी आवाज बहुत शांत थी, मानो वे किसी और की कहानी सुना रही हो। लेकिन उसकी कांपती हुई उंगलियों के सिरे और आंखों की गहराई में पल भर के लिए कौन सी दर्द व ठंडक की झलक उसके मन की उथल-पुथल को बयां कर रही थी। उसने संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में अपने परिवार के बहनों के आपस में ही एक दूसरे को मार डालने वाले क्रूर नियमों के बारे में बताया और यह भी कि वह किस तरह वे मजबूर होकर स्टार लू साम्राज्य से भाग निकली, भटकते हुए तियानदोंग पहुंची और शिलेक अकादमी में दाखिला लिया। लेकिन इसके बावजूद वे ताकत की उस भूख और आने वाले कल के डर से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकी। मैं किसी का सहारा या कठपुतली बनकर नहीं जीना चाहती। मैं अपनी जिंदगी, अपनी मौत और अपना सम्मान किसी दूसरे की हार जीत या रहम पर नहीं छोड़ना चाहती। मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ, इतनी शक्तिशाली कि अपनी किस्मत खुद लिख सकूं, इतनी शक्तिशाली कि मुझ पर थोपी गई उन बंदिशों और जंजीरों को अपने हाथों से तोड़ सकूं। अंत में उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बैंगनी आंखों में एक बार फिर आग धधक उठी और उसने बैले की ओर देखा। यही वजह है कि मेरा शक्तिशाली बनना क्यों बेहद जरूरी है। बैले ने बिना कोई रुकावट डाले बड़ी शांति से सब सुना। उसके चेहरे पर एक अच्छे श्रोता वाले सहानुभूति और समझ के भाव थे। हालांकि ये सारी बातें वह पहले से ही जानता था, लेकिन खुद झू झुकिंग के मुंह से इन्हें सुनना और उसकी भावनाओं को महसूस करना, इसका असर बिल्कुल अलग था। पूरी बात सुनने के बाद उसने सिर हिलाया और धीरे से अपना हाथ झू झुकिंग के कंधे पर रखा। वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर पल भर के लिए अकड़ा और फिर धीरे-धीरे ढीला पड़ गया। मैं समझ गया, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। जब तुमने मुझे अपना उस्ताद मान ही लिया है, तो ताकत पाने के तुम्हारे इस सपने को मैं जरूर पूरा करूंगा। आज के बाद से तुम्हें बस बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। वे सारी जंजीरें एक दिन तुम्हारे ही हाथों टूटेंगी। ये शब्द झू झुकिंग के ठंडे और तनाव भरे दिल में एक गर्म एहसास की तरह उतर गए। उसकी नाक थोड़ी सिपसिपाने लगी और उसने अपनी लाल होती आंखों को छुपाने के लिए तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसके दिल में काफी समय बाद एक अनोखी उस्ताद पर भरोसा करने वाली राहत और अपनापन भर गया था। धन्यवाद उस्ताद, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। ठीक है, अब जब तुमने मुझे अपना उस्ताद बना ही लिया है, तो आज रात तुम्हें अपनी शिष्या होने का पहला फायदा महसूस कराते हैं। बैले खड़ा हो गया और उसकी आवाज में वही पुरानी शांत आवाज वो वापस आ गई। मेरे साथ आओ। वो मुड़ा और शंकक्ष के बगल में बने अलग बाथरूम की ओर चल दिया। झू झुकिंग एक पल के लिए चौंकी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वह तुरंत उठकर उसके पीछे-पीछे चल दी। बाथरूम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और व्यवस्थित था। वहां एक बड़ा सा सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन रखा था। बैले ने नल चालू कर दिया और गुनगुना साफ पानी छम-छम करके उसमें भरने लगा। साथ ही उसने अपने स्टोरेज सोल टूल से दो जेट बॉटल्स निकाली। एक बोतल पूरी तरह से पारदर्शी और क्रिस्टल जैसी थी, जिसके अंदर लाल और नीले रंग की दो तरल बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। वे अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर धीरे-धीरे घूम रही थीं और उनमें से अत्यधिक ठंडक व अत्यधिक गर्मी का एक हल्का सा प्रभाव निकल रहा था। दूसरी बोतल एक साधारण सफेद रंग की थी। ये मैंने आइस फायर स्प्रिंग नाम की एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक जगह से बहुत बड़ी कीमत चुकाकर जुटाई गई मूल जलसार की कुछ बूंदें हैं। इसमें सबसे शुद्ध बर्फ और आग की शक्ति समाई हुई है। बैले ने उस पारदर्शी बोतल की ओर इशारा करते हुए गंभीर लहजे में कहा। और इस दूसरी बोतल में मेरे खुद के रक्तसार और कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के अर्क से तैयार किया गया काढ़ा है।
ये दिल की धड़कन की रक्षा करेगा, दवा के असर को शरीर में फैलाएगा और दर्द को कम करेगा। उसने हैरान और उलझन में खड़ी झुझुकिंग की ओर देखा और समझाया, शरीर को निखारने वाली असली गुप्त विद्या के लिए शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरह से अभ्यास की जरूरत होती है, जिसमें विशेष प्रकार से सोल पावर का संचालन और औषधियों का इस्तेमाल शामिल है। आज रात मैं तुम्हारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए पहला मेडिसिनल बाथ तैयार करूंगा। यह बर्फ अग्नि जलसार और मेरा यह रक्त काढ़ा मिलकर तुम्हारी मेरिडियंस की सफाई करेंगे, तुम्हारे मांस और हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, तुम्हारी छिपी हुई क्षमताओं को जगाएंगे और आगे के अभ्यास के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। यह एक ऐसा साधन है जो केवल मेरी प्रत्यक्ष शिष्या को ही मिल सकता है। यह सुनकर झुझुकिंग का दिल दहल गया। उस्ताद, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम मेरी शिष्या हो, इसलिए यह पूरी तरह से इसके लायक है। बाइले की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक न टाला जाने वाला अधिकार था। उसने बड़ी सावधानी से वे लाल और नीले रंग की जलसार की 2 बूंदें और साथ ही अपने एसेंस ब्लड की एक बूंद बाटब के उस आधे भरे गुनगुने पानी में टपका दी। पलक झपकते ही बाटब का पानी मानो जिंदा हो उठा। सतह के आधे हिस्से पर हल्की बर्फीली नीली धुंध तैरने लगी, जिससे दिल को छू लेने वाली ठंडक की लपटें निकलने लगी। वहीं दूसरी ओर के आधे हिस्से से लाल रंग की भाप उठने लगी और वहां का तापमान साफ तौर पर बढ़ गया। पानी के नीचे बर्फ और आग की सीमा बहुत साफ दिख रही थी, फिर भी वे अनोखे तरीके से एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर बह रहे थे। यह दृश्य बेहद अद्भुत और भव्य था। जब तुम इसमें उतरोगी तो यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। बर्फ और आग की ताकतें तुम्हारे शरीर को लगातार धोएंगी और अंदर तक समाएंगी, मानो हजारों बर्फीली सुइयां और आग के कांटे एक साथ चुभ रहे हों। बैलेजू झुकिंग की ओर मुड़ा। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। मुझे हर पल तुम्हारे पास खड़े रहना होगा ताकि अपनी सोल पावर से तुम्हारी हालत पर नजर रख सकूं। अगर कोई गड़बड़ होती है तो मुझे तुरंत दखल देना होगा। तुम्हारे दिल की रक्षा करनी होगी या फिर इस प्रक्रिया को जबरदस्ती रोकना होगा, वरना कम से कम तुम्हारी मेरिडियंस फट सकती हैं और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं तुम्हारा उस्ताद हूं और अभ्यास के दौरान तुम्हारी जान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम समझ रही हो? ये सुनते ही झुकिंग के गाल तुरंत लाल हो गए। उसने अनजाने में ही अपने कपड़ों के किनारे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन जब उसने अपना सिर उठाया और बैले की उन गहरी शांत आंखों में देखा जहां रत्ती भर भी गलत नियत नहीं थी बल्कि सिर्फ गंभीरता और जिम्मेदारी का भाव था, तो उसे उस अनमोल जलसार और उस्ताद के रक्तसार की याद आई। उसे अपने द्वारा लिए गए संकल्प और शक्तिशाली बनने की उस जुनून भरी चाहत का ख्याल आया। ये सोचते ही उसके दिल की हिचकिचाहट और शर्म धूप में बर्फ की तरह धीरे धीरे पिघलने लगी। उस्ताद बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह एक अभ्यास है, ये जीवन और मरण से जुड़ा शरीर को निखारने का एक तरीका है। उस्ताद, ये सब मेरी सुरक्षा और मुझे सिखाने के लिए कर रहे हैं। जब उस्ताद ने अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया है, अगर मुझ में इतनी सी भी हिम्मत और भरोसा नहीं होगा तो मैं इससे भी बड़े दर्द को सहकर शक्तिशाली बनने की बात कैसे कर सकती हूँ? झुकिंग ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर छोड़ी। उसके गालों की लाली भले ही पूरी तरह गायब नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की झिझक और शर्म की जगह अब एक अटूट और पक्के संकल्प ने ले ली थी। उसने बाइले की नजरों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन बेहद साफ और दृढ़ थी। मैं समझ गई उस्ताद, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। बाइले ने उसकी बात सुनकर सारे गैर जरूरी विचारों को दरकिनार कर दिया और उसका चेहरा एक शांत गंभीर एकाग्रता से भर गया। उसने निर्देश दिया, बहुत बढ़िया, अब ध्यान से बाटब के अंदर जाओ, अपने पूरे शरीर को पानी में डुबो दो और अपनी सोल पावर से अपने दिल की रक्षा करो, लेकिन दवा के असर को रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। जी उस्ताद। झुकिंग ने गहरी सांस ली, मानो अपनी बच्ची कुछ शर्म और झक को दबा रही हो। इसके बाद उसने सावधानी से अपने लंबे पैर उठाए और उस बाटब में कदम रख दिया, जहां पानी का रंग अनोखा लाल और नीला दिख रहा था और सतह पर ठंडी व गर्म भाप उड़ रही थी। जैसे ही बर्फ और आग की उस मिलीजुली शक्ति ने उसके टखनों, पिंडलियों और फिर पूरे शरीर को पानी में डुबो दिया, पहले से तैयार रहने के बावजूद झुकिंग की सिसकी निकल गई। अत्यधिक ठंडक और खौलती हुई गर्मी मानो 2 भयंकर तूफानी नदियां बांध तोड़कर उसके शरीर के एक एक रोम छिद्र से अंदर घुस गई हो और उसकी नसों व हड्डियों से जबरदस्ती टकरा रही हो। बैले बाटब के किनारे आया। उसकी नजरें बिल्कुल शांत और एकाग्र थीं। वह पानी के बाहर दिख रही झुकिंग की गर्दन, कंधे, चेहरे के भावों और पानी के नीचे छिपे उसके शरीर में दर्द की वजह से हो रही हल्की सी ऐंठन को बहुत गौर से देख रहा था। इस पल उसकी आंखों में रत्ती भर भी कोई गलत ख्याल नहीं था, केवल एक उस्ताद की निष्पक्ष परख, सावधानी और जिम्मेदारी का भाव था, मानो उसके सामने कोई सुंदर युवती न होकर एक ऐसा महत्वपूर्ण ढांचा रखा हो जिसे भविष्य की महान उपलब्धियों के लिए आग में तपाकर ढाला जा रहा हो। शुरुआत में झुकिंग को अपने उस्ताद बाइले की नजरों से थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई थी, लेकिन उस्ताद की आंखों में वैसा कुछ भी नहीं था जिसका उसे डर था। वहां सिर्फ जिम्मेदारी और एकाग्रता थी। इससे उसके दिल का खिंचाव थोड़ा कम हुआ और वह अपना पूरा ध्यान उस भयंकर दर्द का सामना करने में लगा सकी। लेकिन यह राहत बस एक पल की थी। अगले ही पल एक भयानक दर्द का तूफान किसी सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ा। बर्फ, अग्नि, जलसार और बैले के रक्त काढ़े ने अब अपना असली असर दिखाना शुरू कर दिया था। यह अब केवल चमड़ी पर महसूस होने वाली ठंडी या गर्मी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत बर्फीली सुइयां और आग के कांटे उसकी नसों, हड्डियों के गुदे और यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंगों में चुभ रहे हों। ठंडक उसके खून को जमा रही थी और खौलती हुई गर्मी उसके मांस और पट्टियों को जला रही थी। ये दोनों शक्तियां उसके शरीर के अंदर पागलों की तरह टकरा रही थीं और एक दूसरे को चीर रही थीं, जिससे शरीर की गहराई से एक ऐसा दर्द उठ रहा था जो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफी था। झुकिंग के मुंह से एक कराह निकल गई और उसने तुरंत अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। उसके शांत चेहरे से सारा खून उड़ गया और वह एकदम पीली पड़ गई। उसके माथे और नाक पर तुरंत ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई थीं, जो बाटब से उठती भाप में घुलने लगीं। पानी के अंदर उसका दुबला पतला शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसकी उंगलियों के नाखून हथेली में गहराई तक गड़ गए थे, ताकि वह इस तीखे दर्द से अपना ध्यान थोड़ा भटका सके। अपना ध्यान केंद्रित रखो और डटी रहो। बाइले की आवाज सही समय पर गूंजी, शांत, स्थिर और शक्तिशाली, मानो समंदर के तूफान में कोई चट्टान हो। ये तो बस शुरुआत है। दवा का यह असर तुम्हारे शरीर को लगातार होता रहेगा और यह प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक होने वाली है। अपने संकल्प को याद रखो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इस दर्द को सहकर खुद को नया रूप देने की नहीं मानो। बाइले के शब्दों में कोई सांत्वना भरी मिठास नहीं थी, लेकिन उनमें एक अजीब सा सुकून और ताकत थी। जी उस्ताद। झुकिंग ने अपने भींचे हुए दांतों के बीच से ये शब्द निकाले। अत्यधिक दर्द की वजह से उसकी आंखों की गायब होती चमक एक बार फिर से लौट आई। ये उसकी जन्मजात जिद्दी आदत और शक्तिशाली बनने की दिल की गहराई में छुपी तड़प की आग थी। उसने अब उस हर तरफ फैले दर्द से लड़ना बंद कर दिया था। इसके बजाय बैले के दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने बहुत कठिनाई से अपनी सोल पावर को जगाया और अपने दिल के मुख्य हिस्से की सुरक्षा करने लगी। साथ ही उसने अपनी अटूट इच्छा शक्ति के बल पर उस बर्फ अग्नि की शक्ति से लड़ने के बजाय ये महसूस करना शुरू किया कि वह शक्ति कैसे उसके शरीर को बदलकर और अधिक शक्तिशाली बना रही है। असहनीय और चरम सीमा के दर्द के बीच समय मानो अनंत काल के लिए लंबा खींच गया हो। कुछ ही मिनटों में झुकिंग पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी। उसके काले लंबे बाल भीगकर उसके गालों और गर्दन से चिपक गए थे। पानी के भीतर उसका शरीर और भी तेज कांपने लगा था और त्वचा की सतह पर कभी हल्का बर्फीला नीला रंग तो कभी एक अजीब लाल रंग बारी-बारी से उभर रहा था। बाइले शुरू से अंत तक बाटब के किनारे खड़ा रहा। उसकी नजरें बाज की तरह पैनी थीं और उसकी सोल पावर की अनुभूति एक सूक्ष्म संवेदक की तरह झुकिंग के शरीर में प्रवाहित सोल पावर उसकी मेरिडियंस की सहनशक्ति और उसकी जीवन धड़कनों पर लगातार नजर रखे हुए थी। उसने देखा कि लड़की की भौहें कसकर खींची हुई हैं, कटे हुए होंठों के कोने से खून की पतली धार निकल रही है और उसकी हथेली के पीछे की नसें अत्यधिक जोर लगाने के कारण साफ उभर आई हैं। अगर सचमुच अब और न सहा जाए तो आवाज दो, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। जबरदस्ती डटे रहने से नसें फट सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा।
शक्तिशाली बनने का रास्ता एक दिन में तय नहीं होता, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जू झुकिंग ने झटके से सिर हिलाया। उसके इस आंदोलन से पसीने की बूंदें चारों ओर छिड़क गईं। उसकी आवाज बिल्कुल बैठ चुकी थी और फटी हुई लग रही थी, लेकिन उसमें एक अटूट संकल्प था। मैं अभी और सह सकती हूँ, मुझे शक्तिशाली बनना है। उसका एक-एक शब्द मानो उसकी आत्मा की गहराई से निचोड़कर निकाली गई ताकत था। बैले ने उसे बहुत गहराई से देखा और फिर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उसकी इस अटूट इच्छा शक्ति का सम्मान किया, लेकिन साथ ही अपनी सतर्कता को उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया। आधा घंटा किसी साधारण इंसान के लिए शायद ये समय बहुत लंबा न हो, लेकिन बर्फ और आग के इस भयानक तपन में डूबी नरक की यातना में डूबी जू झुकिंग के लिए यह आधा घंटा मानो कई सदियों के बीत जाने जैसा था। अत्यधिक डर के लगातार प्रहार से उसकी चेतना अब धुंधली पड़ने लगी थी। उसकी आंखों के आगे कभी अंधेरा छा जाता तो कभी अतरंगी रोशनी कौन रुकती। केवल शक्तिशाली बनने का वह जुनून हवा में टिमटिमाते दिए की तरह कमजोर होने के बावजूद कभी बुझा नहीं। वही जुनून उसकी आखिरी सांस तक होश बनाए रखने में मदद कर रहा था। वह पानी में मौजूद उस भयंकर लेकिन बेहद शुद्ध बर्फ अग्नि ऊर्जा को और साथ ही बैले के रक्त काड़े में छिपी सुखद पोषक शक्ति को भूखे की तरह अपने अंदर सोख रही थी। समय बीतने के साथ बाटप के पानी की लाल और नीली रोशनी धीरे-धीरे धुंधली और एक समान होने लगी। पानी की सतह से उठती गर्म ठंडी भाप भी अब छटने लगी थी। जब उस अनोखी ऊर्जा की आखिरी लहर जू झुकिंग के शरीर में समा गई, तब बाटप का पानी दोबारा आम पारदर्शी पानी जैसा हो गया। बस उसका तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक था और इसी के साथ जू झुकिंग के शरीर और मन की बची कुछ आखिरी ताकत भी पूरी तरह खत्म हो गई। हमेशा तना रहने वाला उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया। भींचे हुए दांत खुल गए और उसका सिर बेजान होकर पीछे की ओर झुकता हुआ बाटप के किनारे पर टिक गया। उसकी आंखें कसकर मुंद गईं और वह गहरी बेहोशी में चली गई। उसके पीले पड़े चेहरे पर दर्द कम होने के बाद की थकान और खौफ के निशान अब भी बाकी थे, लेकिन उसकी पेशानी माथे पर एक बहुत ही हल्की पर पहले से बिल्कुल अलग एक नई अटूट निडरता की छाप तैर रही थी। बैले ने कुछ पल तक शांति से उसे निहारा और एक गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया, ये लड़की सचमुच हड्डियों तक जिद्दी लड़की है। उसने अब और देर नहीं की। वह नीचे झुका और उसकी हरकतें तेज लेकिन बेहद हल्की थीं। सबसे पहले उसने एक सूखे और तौलिए से जू झुकिंग को पानी में से लपेटकर संभालते हुए उठाया और उसकी त्वचा व बालों के सिरों पर से पानी की बूंदों को पोंछ लिया। ये पूरी प्रक्रिया एकदम साफ सुथरी थी। इसके बाद उसने एक दूसरे साफ और हल्के कंबल से उसे अच्छे से लपेट दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। बेहोशी की हालत में लड़की का शरीर बहुत हल्का लग रहा था और वह पूरी तरह से उस्ताद पर भरोसा करते हुए उसकी छाती से टिकी हुई थी। उसकी सांसें धीमी लेकिन स्थिर थीं। बैले उसे उठाकर बाथरूम से बाहर निकला और अपने शयन कक्ष में आया। उसने उसे साफ बिछावन वाले बिस्तर पर धीरे से लिटा दिया ताकि वह आराम से सीधी सो सके। झुकिंग बैले ने 2-3 बार पुकारा। ये पक्का करने के बाद कि जू झुकिंग बहुत गहरी बेहोशी में है और जल्दी होश में नहीं आएगी, उसकी आंखों की ठंडक पल भर में गायब हो गई और उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। फिर वह जू झुकिंग को बहुत गौर से देखने और निहारने लगा। सचमुच बहुत खूबसूरत है। बैले के मुंह से तारीफ निकल ही गई और वह खुद को रोक नहीं पाया। इसके बाद उसने जू झुकिंग का ध्यान रखते हुए उसे अपने रोजमर्रा के पहनने वाले आरामदायक वस्त्र पहनाए, ऊपर से रजाई ठीक से उड़ा दी ताकि वह अच्छे से आराम कर सके। झुकिंग, आने वाले दिनों में तुम सिर्फ मेरी होगी। जहां तक जू झुकिंग के मंगेतर दाई मुबाई की बात थी, बैले को उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। आगे चलकर वह जू झुकिंग को दाई मुबाई से पूरी तरह दूर कर देगा और अगर जरूरत पड़ी तो सही मौका पाकर दाई मुबाई को रास्ते से हटाना भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद बैले ने ज्यादा विचार न करते हुए मुड़कर कमरे की एक कुर्सी पर बैठकर आराम किया। वो कमरे से बाहर नहीं गया क्योंकि उसे यह पक्का करना था कि जब तक दवा पूरी तरह से शरीर में समा न जाए और शरीर खुद को ठीक न कर ले, तब तक जू झुकिंग को कोई दिक्कत न आए। अब वह लानवा अकादमी में अच्छे से टिक चुका था। जू झुकिंग एक समझदार और कोमल स्वभाव वाली लड़की थी और वैसे भी यू शियाओगांग जैसे लोगों के साथ छलकपट करना उसे बैले को वैसे भी बहुत पसंद था। बिना किसी विघ्न के रात बीत गई। अगली सुबह भोर की हल्की-हल्की धूप खिड़की के पूरे बंद न हुए पर्दों की दरारों से छनकर कमरे के फर्श पर रोशनी की लंबी-लंबी पट्टियां बना रही थीं। जू झुकिंग की चेतना गहरे अंधेरे से धीरे-धीरे बाहर आने लगी। सबसे पहले उसे अपने पूरे शरीर, नसों, हड्डियों और मांसपेशियों में एक मीठा-मीठा सा दर्द और अकड़न महसूस हुई, मानो उसके शरीर के एक-एक हिस्से को बारीक पीसकर दोबारा जोड़ा गया हो। शरीर में एक भारी सी थकान और हल्का सा दर्द बाकी था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांपी और उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। नजरों के सामने एक अनजान और सादा सा लकड़ी का सीलिंग था। यह उसकी अपनी हॉस्टल की छत नहीं थी। हवा में एक साफ-सुथरी महक घुली हुई थी, जिसमें हल्के साबुन की खुशबू और एक अकथनीय पुरुषों वाली शांत गंभीर महक शामिल थी, जो उसकी रोजमर्रा की जानी-पहचानी खुशबू से बिल्कुल अलग थी। बीती रात की यादें किसी लहर की तरह उसके दिमाग में दौड़ गईं। उस्ताद बनाना, मेडिसिनल बात, आत्मा को कंपा देने वाला बर्फ और आग का वह भयानक दर्द और फिर बेहोश होने से ठीक पहले बाटप के किनारे का वह ठंडा स्पर्श। वह झटके से पूरी तरह होश में आ गई। उसने अनजाने में ही उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन शरीर की कमजोरी और अकड़न की वजह से वह ढंग से उठ नहीं पाई। उसने नीचे अपने शरीर की ओर देखा। उसने बीती रात वाले अपने काले तंग कपड़े नहीं पहन रखे थे, बल्कि एक बेहद ढीले-ढाले, मुलायम और सादे सूती नाइट सूट पहन रखे थे। कपड़े के आस्तीने और पायचा काफी लंबे थे, जिन्हें उसे 2-3 बार मुड़ना पड़ा। कपड़ों से साफ-सुथरी धूप की महक आ रही थी, लेकिन सबसे साफ वही पुरुषों वाली महक आ रही थी जो उसने आंख खुलते ही महसूस की थी। ये तो उस्ताद का कमरा है और मैं उस्ताद के बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। ये ख्याल आते ही जू झुकिंग के गाल एक पल में लाल हो गए और शर्म से तपने लगे। उन पर एक बहुत ही सुंदर लाली छा गई। जाहिर है उस्ताद ही मुझे बाटप से उठाकर लाए होंगे और फिर शरीर पहुंचकर साफ किया होगा और फिर मेरे लिए ये कपड़े बदले होंगे। वह अभी-अभी बने उसके उस्ताद थे। भले ही उसे पता था कि यह सब बेहोश शिष्य की देखभाल के लिए किया गया था, फिर भी एक लड़की होने के नाते उसके दिल की गहराई में शर्म और झिझक बेल की तरह लपटी चली गई। वह उस पूरी प्रक्रिया के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अपनी त्वचा पर उसे अब भी छुए जाने और ध्यान से पहुंचे जाने का एक अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था, जिससे उसके दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज हो गईं। उसकी उंगलियों ने अनजाने में ही उस ढीले-ढाले नाइट सूट के कपड़े को कसकर खींच लिया, जिस पर से उस्ताद की महक और भी साफ महसूस हो रही थी। एक युवा पुरुष का उसके लिए यह सब करना, भले ही वह पुरुष उसका उस्ताद ही क्यों न हो, फिर भी यह एहसास बहुत ही शर्मिंदगी और हिचकिचाहट से भरा था। हालांकि जब वह शर्म और घबराहट से भरे मन के साथ अपनी नजरें घुमाकर बिस्तर के पास देखने लगी, तो उसकी सारी झिझक और वहम एक पल में एक दूसरी ही प्रबल भावना के आगे बह गए। बिस्तर से कुछ ही दूरी पर खिड़की के पास रखी लकड़ी की कुर्सी पर उसके उस्ताद बैले बैठे थे। वे कुर्सी की पीठ से टिके हुए थे। उनका सिर एक तरफ हल्का झुका था, आंखें बंद थीं और उनकी सांसें धीमी व स्थिर चल रही थीं। वे कुर्सी पर बैठे-बैठे ही सो गए थे। सुबह की पहली धूप उनके चेहरे के एक तरफ के नक्शों को उभार रही थी, जहां रोज की क्लास वाली पैनापन और गंभीरता थोड़ी कम थी और थोड़ी थकान व शांति ज्यादा दिख रही थी। उनका टीचर कोट कुर्सी के पीछे ढीला ढाला था और वे केवल अंदर का वस्त्र पहने हुए थे। यह साफ दिख रहा था कि वे पूरी रात बिना सोए यहीं पहरा देते रहे, केवल उसके लिए, अपनी इस नई और अभी तक अनाड़ी शिष्या के लिए। उस्ताद ने न केवल अनमोल बर्फ अग्नि जलसार और अपने शरीर के रक्तसार को उसके शरीर को तराशने में लगा दिया, बल्कि उसके बेहोश होने के बाद बिना किसी झिझक के उसकी जी जान से देखभाल की, पूरी रात पहरा दिया और यहां तक कि अपना बिस्तर भी उसे दे दिया। एक अनकही गदगद कर देने वाली भावना अचानक जू झुकिंग की नाक और आंखों में उतर आई। शारीरिक छुअन से पैदा हुई वह छोटी सी शर्म इस भारी निष्कलंक देखभाल और जिम्मेदारी के आगे बहुत छोटी और मामूली लगने लगी। उसका दिल एक अनोखे संतोष और एहसानमंदी के भाव से भर गया, मानो वह खुशी छलकने ही वाली हो। साथ ही एक और भी उलझी हुई और बारीक भावना, जैसे किसी पौधे का नन्हा अंकुर फूटता है, उसके अपने भी समझे बिना दिल की गहराई में पनपने लगी थी। वह इस शक्तिशाली, रहस्यमयी लेकिन इतनी गहराई से ध्यान रखने वाले उस्ताद के प्रति एक आम गुरु शिष्य के रिश्ते से बहुत आगे की चीज थी। एक गहरा भरोसा, श्रद्धा और एक हल्का सा अपनापन निर्भरता, जिसे वह खुद भी अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। जब वह गुमसुम होकर देख रही थी और उसके मन में भावनाओं का ज्वाल उठा था, तभी कुर्सी पर बैठे बाइले को शायद उसकी नजर महसूस हुई। उनकी पलकें कांपी और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उनकी वे आंखें, जो हमेशा शांत और गहरी रहती थीं, जागते ही पल भर के लिए हल्की थकान से भरी लग रही थीं, लेकिन बिस्तर पर जागी हुई जू झुकिंग को देखते ही वे तुरंत साफ, सतर्क और नरम हो गईं।
बैले कुर्सी पर सीधे होकर बैठे अपनी भौहों के बीच की जगह को हल्के से मसला और झू झुकिंग की ओर देखा। उनकी आवाज में नींद से जागने की हल्की सी धीमी मिठास थी, लेकिन वो पूरी तरह से चिंता और स्नेह से भरी हुई थी। झुकिंग, तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? शरीर में कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है? बाइले की आवाज ने झू झुकिंग को उसकी उलझी हुई सोच से बाहर निकाला। उसने तुरंत अपने दिल में उठती तरंगों को शांत किया और अपनी आवाज को स्थिर बनाने की कोशिश करते हुए कहा, उस्ताद मैं ठीक हूं, बस शरीर में थोड़ी अकड़न और मीठा दर्द है। जवाब देते देते उसने अनजाने में ही अपने शरीर का जायजा लेने और अपनी सोल पावर को घुमाकर अंदरूनी स्थिति जांचने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोल पावर को जगाया, झू झुकिंग का पूरा शरीर वहीं ठिठक गया। उसकी सोल पावर, जो पहले थोड़ी धीमी और कड़ाकेदार चलती थी, इस समय मानो किसी अनदेखी जंजीर से आजाद हो चुकी थी। वह उसकी नसों में पहले से कहीं ज्यादा तेजी और रवानगी से बह रही थी। सोल पावर की कुल मात्रा बीती रात के अभ्यास से पहले के मुकाबले साफ तौर पर काफी बढ़ चुकी थी और वह बहुत अधिक गाड़ीवश शुद्ध हो गई थी। और जिस बात ने उसके दिल की धड़कनें सबसे तेज कर दी वह यह थी कि वह रातों रात सीधे लेवल 30 पर पहुंच चुकी थी। अब बस एक सोल रिंग प्राप्त करते ही वह आधिकारिक तौर पर सोल ग्रैंडमास्टर की दहलीज पर कदम रख देती। इतना ही नहीं, वह साफ महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में भी एक अद्भुत बदलाव आया है। हालांकि अकड़न अभी बाकी थी, लेकिन उसकी मांसपेशियों में पहले से कहीं अधिक ताकत समाई हुई लग रही थी। हड्डियां ज्यादा मजबूत लग रही थीं और उसकी इंद्रियां भी थोड़ी अधिक तीव्र हो गई थीं। बीती रात का वह अमानवीय दर्द सचमुच एक ऐसी आग साबित हुआ था जिसने उसके शरीर को तपाकर एक नया रूप दे दिया था। एक जबरदस्त खुशी का तूफान उस पर छा गया। झू झुकिंग झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी आंखों में एक अनूठी चमक कौंध उठी और उसने बेहद उत्साहित होकर बेबेली की ओर देखा। उस्ताद, मैं लेवल 30 पर पहुंच गई हूं। मेरी सोल पावर इतनी सहजता से बह रही है और शरीर भी बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। झू झुकिंग की आवाज उत्साह के मारे हल्की सी कांप रही थी, जो अविश्वास और बेहिसाब खुशी से भरी हुई थी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही वह उठी, ठंडी हवा उसकी त्वचा से टकराई और उसे अचानक अपनी हालत का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। उसने तुरंत रजाई खींचकर खुद को सिर से पैर तक लपेट लिया, जिससे केवल उसका शर्म से लाल चेहरा ही बाहर दिख रहा था। उस्ताद ने तो मुझे निश्चित रूप से देख। ये सोचते ही जो दिल अभी लेवल 30 की खुशी से उछल रहा था, वह अब एकदम गहरी शर्म से भर गया। उसके कान तक लाल हो गए थे और वह सिर झुकाए बैले की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बैले ने उसकी इस प्रतिक्रिया को अच्छे से देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान कौंधी, लेकिन चेहरे पर वही उस्ताद वाली गंभीरता और स्वाभाविकता बनाए रखी। वह खड़ा हुआ बिस्तर के पास आया और शांत आवाज में बोला, लेवल 30 पर पहुंचना बहुत अच्छी बात है। यह इस बात का सबूत है कि कल रात का मेडिसिनल बात बहुत असरदार रहा। तुम्हारे शरीर में जो बदलाव महसूस हो रहे हैं, वे नसों की सफाई और शारीरिक ताकत के बढ़ने का नतीजा है। उस्ताद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, झू झुकिंग ने धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे का लालपन थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कोई बात नहीं, अब जब तुम जाग गई हो और सब ठीक महसूस हो रहा है, तो पहले यहीं बैठकर कुछ देर ध्यान लगाओ और इस नई बढ़ी हुई सोल पावर को संभालना सीखो। बाइले ने यह कहते हुए मुड़कर पास की एक अलमारी से कपड़ों की एक साफ सुथरी तह की हुई लड़कियों की अभ्यास पोशाक निकाली। उसके डिजाइन और कपड़े को देखकर साफ लग रहा था कि इसे बहुत पहले से ही तैयार करके रखा गया था। इस कपड़े का नाप तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। तुम पहले इसे पहन लो, तब तक मैं तुम्हारी नसों को और ताकत देने के लिए कुछ औषधीय भोजन तैयार कर लेता हूं, जिसे तुम बाद में खा लेना। आज की क्लास के लिए मैं तुम्हारी छुट्टी का आवेदन कर दूंगा, ताकि तुम आराम से आराम कर सको और अपनी साधना को पक्का कर सको। बाइले ने कपड़े बिस्तर के किनारे रखे और एक बार फिर रजाई में खुद को लपेटे बैठी झू झुकिंग की ओर देखा, जिसका आधा लाल चेहरा ही बाहर दिखाई दे रहा था। उसने आगे कहा, बाथरूम में नए दांत साफ करने और मुंह धोने के सामान रखे हैं। जब तुम तैयार हो जाओ तो बाहर आकर भोजन कर लेना। इतना कहकर वह मुड़ा और शांत कदमों से शयनकक्ष से बाहर निकल गया तथा जाते जाते दरवाजा भी से बंद कर दिया, ताकि झू झुकिंग को अपना निजी समय मिल सके। दरवाजे के बंद होने की आहट सुनते ही झू झुकिंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका तना हुआ शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बिस्तर के पास रखी उस नई बेहद मुलायम और आरामदायक अभ्यास पोशाक को उठाया। जब उसकी उंगलियां उस कपड़े को छू रही थीं, तब उसके मन में कई तरह के विचार एक साथ आ रहे थे। लेवल 30 तक पहुंचने की बेहिसाब खुशी, उस्ताद के इस बेमिसाल मार्गदर्शन के प्रति दिल से निकली गहराई से भरी कृतज्ञता, बीती रात के उस भयानक दर्द की हल्की सी दहशत और अभी अभी हुई गलतफहमी, वह अपनी घबराहट और थोड़ी सी शर्मिंदगी। लेकिन इन सब उलझी हुई भावनाओं के बीच अपने उस्ताद के प्रति जो एक खास भरोसा और अपनापन चुपके से पनप रहा था, वह अब और भी गहरा होकर जड़ों तक उतर चुका था और बिल्कुल साफ महसूस हो रहा था। उसने उस्ताद की खुशबू से महकते उस ढीले नाइट सूट को कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और फिर अपने उस नए कपड़े को छुआ। उसकी आंखों में एक अनूठी चमक कौंध उठी। भविष्य में वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगी और इस रास्ते पर उसका मार्गदर्शन करने वाले उसके उस्ताद बाइले हैं। ये सोचते ही झू झुकिंग के दिल की धड़कनें एक बार फिर बेकाबू होकर तेज हो गईं। उसने अपना सिर झटका और उन उलझे हुए ख्यालों को मन में दबा दिया। इस समय सबसे जरूरी काम अपनी साधना को पक्का करना था, ताकि वो उस्ताद की उम्मीदों पर खरी उतर सके। दूसरी ओर बाइले ने झू झुकिंग के लिए औषधीय भोजन तैयार किया और उसे खिलाने के बाद रोज की तरह सुबह की धूप में खुद को तैयार किया, अपने पढ़ाने के कागजात उठाए और क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। हालांकि आज का माहौल रोजाना जैसा बिल्कुल नहीं था। अभी उसने बिल्डिंग में कदम रखा ही था कि उसे आम दिनों से कई गुना ज्यादा चहल पहल और भीड़ महसूस हुई। दूसरी मंजिल की क्लास की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर छात्रों के छोटे छोटे समूह जमा थे। इनमें केवल मिडिल क्लास के जाने पहचाने चेहरे ही नहीं थे, बल्कि कई छात्र एडवांस क्लास की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी भीड़ में शामिल थे। वे सभी आपस में धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे और उनके चेहरों पर उत्सुकता व उत्साह साफ झलक रहा था। ये वही हैं बाइले सर, वही बाई सर जिन्होंने कल वाइस प्रिंसिपल लियू के साथ बराबरी का मुकाबला किया था। देखने में तो बहुत यंग लग रहे हैं। क्या ये सचमुच एक सोल किंग है? मुझे तो लगता है कि इनका ऑरा कुछ सोल एम्प्रेस स्तर के अध्यापकों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सुनने में आया है कि इनका सोल वेपन बर्फ और आग के अनोखे गुणों वाली एक भाला है, जो बेहद शक्तिशाली है। चल चल जल्दी चल, आगे अच्छी जगह पकड़ते हैं। आज की क्लास तो बहुत धमाकेदार होने वाली है। जैसे ही बैले का साया सीढ़ियों के पास पहुंचा, वहां मच का शोर पल भर में शांत हो गया। अनगिनत आंखें एक साथ उस पर जाकर टिक गईं, जिन्हें देखकर श्रद्धा, कौतूहल, प्रशंसा और गहराई से परखने का भाव एक साथ महसूस हो रहा था। कल प्रिंसिपल ल्यू एलोंग के साथ हुई उनकी जंग किसी तूफान की तरह पूरे लानबा अकादमी में फैल चुकी थी। एक सोल किंग की क्षमता के साथ किसी सोल सेंट से टकराना और फिर भी हार न मानना, बल्कि अपनी विचित्र और भयानक आक्रमण क्षमता का प्रदर्शन करना, यह एक ऐसा कारनामा था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। इस एक जंग ने इस नए कॉम्बैट टीचर को पूरी अकादमी का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया था। बैली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह चारों तरफ से अपनी ओर उठती अनगिनत नजरों को नजरअंदाज करते हुए अपने आप रास्ते से हटी भीड़ के बीच से शांत और सीधे कदमों से चलता हुआ अपनी क्लास में दाखिल हुआ। लेकिन क्लासरूम के अंदर का नजारा देखकर उसकी भौहें हल्की सी तन गईं। जिस क्लासरूम में बमुश्किल 40 से 50 छात्रों के बैठने की जगह थी, वह इस समय खचाखच भरी हुई थी। गलियारे और रास्ते लोगों से पटे पड़े थे, पीछे की लाइनें पूरी तरह भरी हुई थीं और यहाँ तक कि खिड़कियों के किनारे भी कई छात्र गर्दन उछाकर अंदर झांक रहे थे। मिडिल क्लास के असली छात्र आगे की पंक्तियों में दबाए गए थे। उनके चेहरों पर थोड़ी लाचारी थी, लेकिन साथ ही एक अनोखा गर्व भी महसूस हो रहा था। और आगे की पंक्ति में खिड़की के पास वाली उसी पुरानी जगह पर श्रेके छात्र, श्रेके, वे जाने पहचाने चेहरे साफ नजर आए थे और भीड़ में झू झुकिंग की मौजूदगी देखकर बाइले की नजरों में हल्की सी चमक आ गई। जाहिर था कि उसने आराम करने की दी गई सलाह नहीं मानी थी और वह भी अभी यहाँ पहुंची थी। वह एकदम सीधी और तनी हुई बैठी शिया उससे धीमी आवाज में बात कर रही थी। उसने बाइले की दी हुई नई अभ्यास पोशाक पहन रखी थी। उस कपड़ों की सही नाप तो लड़की के सुडौल शरीर के उभारों को बहुत अच्छे से उभार रही थी और उसके हमेशा शांत रहने वाले स्वभाव में अब ताकत के बढ़ने से आई एक हल्की सी नई आत्मविश्वास की झलक भी दिख रही थी। बाइले को अंदर आते देख झू झुकिंग ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में बाइले के प्रति बिना किसी हिचकिचाहट का गहरा सम्मान था और साथ ही एक बहुत ही बारीक सी निर्भरता का भाव भी छिपा था। बाइले ने उसी तरफ देखकर सिर हिलाया और एक कोमल व तारीफ भरी मुस्कान दी।
जैसे ही बैले पोडियम पर आकर खड़े हुए, शियाओ वो खुद को रोक नहीं पाई और झू झुकिंग के कान के पास झुककर बहुत धीमी आवाज में बोली, झुकिंग, तुम्हारा रंग थोड़ा उड़ा-उड़ा सा लग रहा है, पर तुम्हारी ऑरा इतनी बदली-बदली क्यों लग रही है? ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो गई हो। झू झुकिंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन पास बैठे साथियों के कानों तक साफ पहुंची। हाँ, मेरा ब्रेक थ्रू हो गया है। लेवल 30। लेवल 30? निंग रोंगरोंग ने झटके से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अचरज से फटी की फटी रह गईं। पीछे की लाइन में बैठे दाई मोबाई तांगसान और मां होंगजुन ने भी हैरान होकर अपनी आंखें उसकी ओर टिका दी। दाई मोबाई ने अपने दिल में उठते अजीब-अजीब ख्यालों को दबाते हुए कहा, बधाई हो, झुकिंग। क्लास खत्म होते ही हम वाइस प्रिंसिपल और मास्टर से बात करेंगे ताकि तुम्हारे तीसरे सोल रिंग का इंतजाम किया जा सके। लेकिन झू झुकिंग ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी नजरें पोडियम पर खड़े बेले पर टिकी थीं और वह अडिग होकर बोली, सोल रिंग हासिल करने के मामले में मैं पहले अपने मास्टर से सलाह लूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। तुम्हारे उस्ताद? सब के सब एक साथ चौंक गए। झू झुकिंग ने एक गहरी सांस ली और अपने साथियों की उलझन भरी नजरों का सामना करते हुए एकदम साफ शब्दों में कहा, मैंने आधिकारिक तौर पर बैले सर को अपना टीचर मान लिया है और मैं जो रातों रात लेवल 30 तक पहुंच पाई हूं, वह भी इसलिए क्योंकि बैले सर ने कल रात मेरे लिए एक विशेष मेडिसिनल बात तैयार किया था। उसके इतना कहते ही पूरी क्लास में हंगामा मच गया। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाले तांगसान के चेहरे पर भी साफ हैरानी तर गई। निंग रोंगरोंग को कल बैले द्वारा इस्तेमाल की गई गुप्त तकनीकों की याद आई और उसकी आंखों में जलन व चाहत की चमक कौंध गई। दाई मोबाई ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन झू झुकिंग की आंखों में एक ऐसा अटूट संकल्प दिखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और वह चाहकर भी कुछ न कह सका और चुप रह गया।